हेलो हाय नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मैग्नेट ब्रेन्स के IIT JEE और नीट चैनल पे। जी हाँ, आज हम बात करेंगे प्रैक्टिस क्वेश्चंस के पार्ट 2 की। पार्ट 1 में जब हमने बात करी थी क्वेश्चंस की, तो थोड़ा लेवल हमने इजी टाइप कर रखा था, जैसे कि आपको थोड़ा सा मोटिवेशन आ जाए, क्वेश्चन बढ़िया तरीके से बन जाए। और जैसा कि मैंने आपसे पहले भी बोला था कि हम ऐसा नहीं कि एक बारी में लंबी छलांग लगा देंगे, हम थोड़ा स्टेप वाइज चलेंगे, है ना। तो पहले बेसिक लेवल के क्वेश्चंस किए, थोड़ा सा उसको और अपग्रेड करेंगे, धीरे धीरे करके हम उसको एडवांस लेवल तक लेके जाएंगे। तो पहला सेशन थोड़ा इजी क्वेश्चंस का। अब जो आज का सेशन होगा वो मॉडरेट टाइप के क्वेश्चंस होंगे, जिसमें कि मीडियम लेवल जिसे कह सकते हैं, ना ज्यादा इजी ना ज्यादा टफ, है ना। फिर ऐसे थर्ड सेशन तो एडवांस लेवल पे हो जाएगा, जिसमें एडवांस के क्वेश्चंस भी मैं आपको कराऊंगा। सो शुरू करते हैं। मेरा नाम आशीष कपलेश, पिछले 6 सालों से जेई एस्पिरेंट्स को पढ़ा रहा हूं, मोर देन 50,000 स्टूडेंट्स को पढ़ा चुका हूं, और ये जो मेरा एक्सपीरियंस है आपके लिए फायदेमंद होगा अगर आप मेरी कही हुई इन बातों को फॉलो करते हुए चलेंगे। जो भी पॉइंट्स मैं यहां पे लिखवाता हूं, जो भी टॉपिक मैं यहां पढ़ाता हूं, अगर आप अपने हाथों से उसको लिख रहे हैं तो वो आपके लिए बहुत फायदेमंद होगा। इसके अलावा जो डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स आपको मिलती है, डीपीपी जिसे कहते हैं, अगर आप उनको सॉल्व नहीं कर रहे हो, बहुत बड़ी गलती है बेटा, वो सॉल्व करना जरूरी है। इनकेस डीपीपीज में आप किसी क्वेश्चन में अटक जाते हो तो उसके वीडियो सॉल्यूशंस भी मैं बना रहा हूं, तो वो वीडियो सॉल्यूशन का हेल्प जरूर लीजिए। थ्योरी पढ़ने के बाद हमें करने हैं बेटा प्रैक्टिस क्वेश्चंस। प्रैक्टिस क्वेश्चन करने से हमें पता चलता है कि उस पर्टिकुलर चैप्टर से कैसे सवाल पूछे जा सकते हैं, तो उसका आइडिया होना जरूरी है, और वो सवाल कैसे सॉल्व करने ये आइडिया होना बहुत जरूरी है। तो मैं यहां पे मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आपको कराऊंगा, बट क्योंकि टाइम के साथ मैं भी थोड़ा सा बाउंडेड हूं, तो ऐसा नहीं कि जितने मैंने कराए तो वहां रुक गए तुम लोग। तो मैं और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। जितना मैं करा रहा हूं वो तो है ही सही, उसके अलावा और भी क्वेश्चंस आपको खुद से प्रैक्टिस करनी है, तो ये चीज जरूर ध्यान रखिए। प्रैक्टिस हो जाने के बाद हम आएंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे, वो मैं भी कराऊंगा, लेकिन जितने क्वेश्चंस मैं कराता हूं वो तो है ही सही, इसके अलावा और भी जो प्रैक्टिस और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है वो आपको सॉल्व करने हैं खुद से, ठीक है। और ट्रस्ट मी गाइस, अगर ये पूरे पैटर्न के हिसाब से तुमने पढ़ाई की ना, तो ना तो कोई बैकलॉग रहेगा, ना ही किसी पार्ट में कोई डाउट रहेगा, और तुम्हारा एग्जाम भी बहुत अच्छा जाएगा। सिलेक्शन 100% है, ये बात की मैं गारंटी लेता हूं इस बार भी। पर इस चीज को शिद्दत से फॉलो करना है, ऐसा नहीं कि आज फॉलो किया, कल फॉलो किया, एक हफ्ते तक फॉलो किया, दूसरे हफ्ते पिक्चर देखने चले गए दोस्तों के साथ, ये नहीं करना, ठीक है। इस बात का ध्यान रखिएगा। चलिए भाई, तो शुरू करें आज का सेशन। ये सारी बातें फॉलो करते हुए चलेंगे, बढ़िया तरीके से क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे और आग लगा देंगे जाके, ठीक है। पेन और पेपर होना चाहिए तुम्हारे पास, पेन पेपर नहीं है तो जल्दी से जाओ लेके आओ, क्योंकि क्वेश्चंस की प्रैक्टिस तो तुम्हें करनी है, सॉल्व तो तुम्हें करना है पहले खुद से। ले आए? चलो भाई, बहुत शानदार। शुरू करते हैं पहले सवाल से। अ बॉय प्लेइंग ऑन द रूफ ऑफ अ 10 मीटर हाई बिल्डिंग थ्रोज अ बॉल विद अ स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकंड एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री with the horizontal. How far from the throwing point will the ball be at a height of 10 मीटर from the ground? बेटा, एक बालक जो कि किसी बिल्डिंग की हाइट पे खेल रहा था, है ना, किसी बिल्डिंग की छत पे खेल रहा था। सो वी हैव दिस बालक, यहां पे एक बिल्डिंग पे वो खेल रहा था, बिल्डिंग की छत पे, एंड द बिल्डिंग इज ऑफ 10 मीटर हाइट। बिल्डिंग जो है 10 मीटर की हाइट पे है। इसने यहां से एक बॉल को फेंका लाइक दिस, ये बॉल कुछ ऐसे गई और इधर जाके गिर गई। जब ये बॉल इधर गिरी जाके, बताइए कितना इसने हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा। सेम हाइट की बिल्डिंग पे छत पे जाके गिर जाती है, एंड इट्स आस्किंग अस फॉर द व्हाट, हाउ फार फ्रॉम द थ्रोइंग पॉइंट विल बी एट अ हाइट ऑफ। तो ये चीज हमें बतानी है बेटा। वैसे तो इसको हम क्या कहते हैं, रेंज कहते हैं, पता होगा आप लोगों को। इसको हम लोग क्या कहते हैं, रेंज कहते हैं। तो हमें रेंज ही फाइंड करना है बेटा। यहां से बॉल को फेंका, यहां जाके गिर गई, तो ये बताना है कितनी डिस्टेंस पे हैं ये दोनों बिल्डिंग्स। एक बिल्डिंग से बॉल फेंकी, दूसरे बिल्डिंग पे जाके गिर गई, दोनों बिल्डिंग का हाइट सेम है, कितने डिस्टेंस पे गिरती है ये बताना है। तो बेटा ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले मुझे पता होना चाहिए व्हाट विल बी द टाइम ऑफ फ्लाइट। सो टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला होता है, अगर आपको 2u/g याद आया कुछ फॉर्मूला, u/y पता नहीं सर कितना है। एंगल ऑफ प्रोजेक्शन 30 डिग्री का, बहुत ही शानदार, ये 30 डिग्री का है, u स्पीड से फेंका गया, सो इट विल बी योर 2u sin 30 डिग्री। 2u sin 30 डिग्री, कितने स्पीड से फेंका है इसको हमने, देखते हैं। g का वैल्यू 10 ले लेना चलेगा, क्वेश्चन में बोला उन्होंने। स्पीड है 10 मीटर पर सेकंड की, सो टाइम ऑफ फ्लाइट विल बी 2 × 10 × sin 30 1/2, और ये अपॉन में 10 चल रहा था, 10 से 10 मर जाएगा, 2 से 2 मर जाएगा, टाइम ऑफ फ्लाइट 1 सेकंड का हो जाएगा यहाँ पे। सो इस केस में टाइम ऑफ फ्लाइट 1 सेकंड का होता है बेटा। इस केस में टाइम ऑफ फ्लाइट 1 सेकंड का है। अपार्ट फ्रॉम दिस, अगर मैं रेंज फाइंड करने की कोशिश कर रहा हूं, तो रेंज वी ऑल नो इट इज u cos थीटा इंटू टी। इट्स u cos थीटा इंटू टी। बेटा यहां पे u का वैल्यू 10 होगा, cos 30 डिग्री, 10 cos
30 डिग्री इंटू टाइम ऑफ फ्लाइट बेटा 1 होता है, cos 30 होता है √3/2, तो 10 √3/2 सॉल्व किया, 5 √3 मीटर इज द रेंज। ऑप्शन मिलता है कहीं पे, ऑप्शन मिलता है कहीं पे, पता नहीं सर। √3 की वैल्यू 1.7 होती है, पुट कर सकते हो। वैसे तो 1.77 कुछ करके वैल्यू बनती है इसकी, लेकिन मैं भी फिलहाल 1.7 लिख रहा हूं। सो कितना बनता है 1.7 इंटू 5 कितना होगा 85। अरे 8.5 बनेगा, √3 की जगह 1.7, 1.7 इंटू 5 8.5 होता है। तो रेंज हमारे पास जो आ रहा है इट विल बी ऑफ 8.5 मीटर। अब देखो 8.5, क्योंकि आपने √3 का एग्जैक्ट वैल्यू नहीं लिखा, आपने √3 का जो वैल्यू है वो नियर बाई वैल्यू, अप्रोक्सीमेट वैल्यू लिखा है, तो जो आंसर मिलता है वो एग्जैक्ट आंसर नहीं बल्कि एग्जैक्ट आंसर के नियर बाई होता है। 8.5 के करीबी कौन है 8.6, तो यही हमारा फाइनल आंसर रहेगा। 8.5 के करीबी कौन है, इसका करीबी है 8.6, तो हमारा आंसर हो जाएगा 8.6 मीटर। दिस इज योर फाइनल आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। किया नोट सभी ने? अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल हमसे क्या कहता है, अ बॉडी इज प्रोजेक्टेड एट एन एंगल थीटा विद द हॉरिजॉन्टल। ऑब्वियस सी बात है सर, समझ गए, तो हम बहुत सिंपल थी। Another body is projected with the same velocity at an angle theta with the vertical. The ratio of the time of flight। बेटा एक बॉडी को हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल पे प्रोजेक्ट किया, दूसरी बॉडी को वर्टिकल से थीटा एंगल पे प्रोजेक्ट किया, तो उनके टाइम ऑफ फ्लाइट का रेशियो क्या होगा। यहां से एक बॉडी को प्रोजेक्ट किया गया एट एन एंगल थीटा फ्रॉम द वर्टिकल v स्पीड से, इट विल गो लाइक दिस लाइक दिस लाइक दिस, यहां पे खत्म हो जाएगा वर्ड। इसका टाइम ऑफ फ्लाइट जो होगा t1 इट विल बी गिवन बाय 2u sin थीटा डिवाइड बाय g। इसका जो टाइम ऑफ फ्लाइट होगा 2u sin थीटा बाय g। दूसरी बॉडी को जब हम प्रोजेक्ट कर रहे थे, दूसरी बॉडी को जब हमने प्रोजेक्ट किया तो उसका जो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन था वो था थीटा बट फ्रॉम द वर्टिकल। तो ये भी कुछ इस प्रकार से पाथ फॉलो करते हुए जाएगा, है ना। इन दैट केस टाइम ऑफ फ्लाइट विल बी 2u sin थीटा की जगह cos थीटा आ जाएगा डिवाइड बाय g, क्योंकि आप देख सकते हो थीटा वर्टिकल से, मैं बात पहले भी बता चुका हूं आप लोगों को, अगर थीटा वर्टिकल से होता है तो साइन की जगह cos आ जाता है, cos की जगह साइन आ जाते हैं। अगर ये थीटा हॉरिजॉन्टल की जगह वर्टिकल से हो जाए तो जहां जहां साइन है वहां वहां cos आता है, जहां जहां cos होता है वहां वहां साइन आ जाता है। सो नाउ वी हैव t1 वी हैव t2, तो टाइम ऑफ फ्लाइट का रेशियो निकालना है मुझे, t1 बाई t2 निकाल लेते हैं। चलिए भाई t1 बाई t2, 2u sin थीटा डिवाइडेड बाय g इंटू 2u cos थीटा डिवाइडेड बाय g। g से g मर जाएगा, 2u से 2u मर जाएगा, sin थीटा अपॉन cos थीटा, इट विल बी योर tan थीटा डिवाइड बाय 1। सो द रेशियो विल बी 1 tan थीटा डिवाइड बाय 1। क्या मिलता है इसमें, नहीं मिलता सर, तो क्या कह रहे हैं tan थीटा को 1 अपॉन cot थीटा लिख दें, लिख दीजिए भाई। क्या मैं tan थीटा को 1 अपॉन cot थीटा लिख सकता हूं, तो क्या रेशियो 1:2 cot थीटा मिल सकता है क्या। tan थीटा के फॉर्मेट में नहीं मिला, कोई बात नहीं, cot थीटा के फॉर्मेट में मिल रहा, तो यही हमारा फाइनल आंसर। मेरे नादान बच्चे मुझे बताएगा क्या tan थीटा को 1 अपॉन cot थीटा लिख सकते हैं क्या, तो वही तो किया है हम लोगों ने, और क्या है इसमें, हलवा सा सवाल था ये भी। चलो भाई कोई बात नहीं, नोट कर लो, है ना, थोड़ा सा एकदम वार्म अप हो रहा है, बढ़िया। उसके बाद आएगा जहरीले सवाल। चलिए भाई किया नोट सभी ने, आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देख लेते हैं। A projectile have the same range r for two angles. If t1 and t2 be the time of flight in the two cases, then the product of the, ये तो पता ही होगा आप लोगों को, है ना। A projectile can have the same range for two angle of projection। एक पार्टिकल को फेंका यहां से θ1 एंगल पे, एक पार्टिकल को फेंका यहां से θ1 एंगल पे, इसका रेंज आ रहा है r, इसका रेंज आ रहा है r। दूसरे पार्टिकल को फेंका θ2 एंगल पे, दूसरे पार्टिकल को फेंका θ2 एंगल पे, तो इसका भी रेंज आ रहा है r। क्या बात है ना, कितनी अच्छी बात है ये। तो ऐसा करने पे बेटा θ1, ये चीज अगर सेटिस्फाई हो रही है कि दो एंगल ऑफ प्रोजेक्शंस पे, अगर दो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन पे सेम हॉरिजॉन्टल रेंज आ जाए, तो यहां से एंगल ऑफ प्रोजेक्शंस का जो सम होता है वो 90 डिग्री होना चाहिए, ये बात कही गई है, ये बात बोली गई है, गैलीलियो एंगल है। अभी आएगा सवाल, आएगा इस पे भी, है ना मेरे बच्चे। इस केस में टाइम ऑफ फ्लाइट हो जाएगा 2u sin θ1 डिवाइड बाय g। इस केस में टाइम ऑफ फ्लाइट हो जाएगा t2, इट विल बी 2u sin
थीटा 2 डिवाइड बाई जी। अब ऑब्वियस ही बात है, थीटा 2 कैन बी रिटन एज 90 माइनस का थीटा 1। सो थीटा 2 की जगह 90 माइनस का थीटा 1 पुट किया, सो T2 का जो वैल्यू बनेगा इस केस में, इट कम्स आउट बी 2u cos थीटा 1 डिवाइड बाई जी। अभी दोनों का प्रोडक्ट करो, T1 और T2 का प्रोडक्ट करा, सो T1 T2 का प्रोडक्ट करेंगे, T1 इंटू T2 करेंगे, सो इट विल बी प्रोपोर्शनल टू रेंज। करा चुका हूं मैं ये सारी बातें, सोचने वाली बात बिल्कुल भी नहीं है इसमें, ठीक है। तो पता चले तुम लोग सोच रहे हो बैठ के, हाँ अच्छा क्या होगा, अरे यार सीधी सी बात है, 2 इंटू 2 4 u इंटू यू स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा 1। बेटा 2 साइन थीटा 1 कॉस थीटा 1 कैन बी रिटन एज साइन 2 थीटा 1। सो u स्क्वायर साइन 2 थीटा 1 डिवाइड बाई जी। 2u स्क्वायर साइन थीटा 1 2 थीटा 1 डिवाइड बाई जी। रेंज का तो फॉर्मूला होता ही है, नहीं है भरोसा करके देख लो, तुम खुद से इतने समझदार हो चुके हो, कर सकते हो। यहां से T1 इंटू T2 करोगे तो रेंज के प्रोपोर्शनल आएगा, वो करा चुका हूं क्लास में, ठीक है। फिर भी चलो कोई बात नहीं, हो गया सॉल्व। ये तो हलवा था, ये तो कहते ही बिल्कुल है ना, गाजर का हलवा। चलो कोई बात नहीं, ये वाला क्वेश्चन देखना जरा। फॉर एंगल ऑफ प्रोजेक्शंस ऑफ अ प्रोजेक्टाइल एट एन एंगल ऑफ 45 प्लस थीटा एंड 45 माइनस थीटा, द हॉरिजॉन्टल रेंज डिस्क्राइब बाय द प्रोजेक्टाइल आर इन द रेशियो ऑफ। बेटा दो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन है, पहला एंगल ऑफ प्रोजेक्शन को अल्फा 1 बोला, इट इज योर 45 प्लस का थीटा। दूसरे एंगल ऑफ प्रोजेक्शन को अल्फा 2 कहा, इट विल बी योर 45 माइनस का थीटा। क्वेश्चन में बोला गया थीटा की वैल्यू 45 डिग्री से कम होगी या फिर 45 डिग्री के बराबर हो सकती है। तो इन दोनों एंगल ऑफ प्रोजेक्शंस के लिए रेंज का क्या रेशियो रहेगा, यही पूछा उसने, द रेशियो ऑफ द रेंज विल बी। इन दोनों एंगल ऑफ प्रोजेक्शंस के लिए रेंज का क्या रेशियो रहेगा, इन दोनों एंगल ऑफ प्रोजेक्शंस के लिए रेंज का क्या रेशियो रहेगा। मैंने दिमाग लगाया, मैंने अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 करके देखा एक बार। अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 किया, 45 प्लस का थीटा प्लस 45 माइनस का थीटा। देखो प्लस का थीटा माइनस का थीटा मर जाएगा, 45 प्लस 45 90 डिग्री होता है। मैंने देखा अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 90 डिग्री के बराबर आ रहा है। मैंने क्या देखा, अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 90 डिग्री के बराबर आ रहा है, और अगर अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 90 डिग्री है तो दोनों की रेंज, दोनों एंगल ऑफ प्रोजेक्शंस पे जो रेंज होगी वो सेम होगी। दोनों एंगल ऑफ प्रोजेक्शंस पे जो रेंज होगी वो सेम होगी। यानी कि जब रेशियो निकालोगे R1 is to R2 का, जब आप रेशियो निकालोगे R1 is to R2 का, इट कम्स आउट बी 1 is to 1। सो नाउ वी हैव दिस फाइनल आंसर ओवर हियर। आई होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट। सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस क्वेश्चन नंबर 4। देखो ये चीज ऐसे भी पूछता है कभी कभार, तो इसको लेके परेशान मत होना। मैंने क्या बोला, फंडा याद रखो, अगर एंगल ऑफ प्रोजेक्शंस का सम 90 डिग्री होगा, है ना, इफ द सम ऑफ एंगल ऑफ प्रोजेक्शन इज दिस, देन R1 विल बी इक्वल्स टू R2। ऑल्सो अगर ये होता है तो ये भी होता है। अगर R1 और R2 बराबर है तो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन का सम 90 डिग्री होगा। अगर एंगल ऑफ प्रोजेक्शन का सम 90 डिग्री है तो R1 और R2 इक्वल होंगे। ये सारी बातें आपको पता होनी चाहिए, डायरेक्ट सॉल्विंग के लिए बहुत काम आती है ऐसी बातें, ठीक है। तो ऐसी चीजों का ध्यान रखिए आप लोग, ऐसी चीजों का बहुत ध्यान रखिए। चलिए भाई, क्लियर रहेगी बातें। क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीटेड। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 5। A projectile thrown with a speed of v at an angle theta has the range r on the surface of the earth. For the same v and theta, its range on the surface of the moon will be। क्या बोलते हो तुम लोग? अर्थ पे रेंज है g, r है ना, तो अर्थ पे रेंज है r। चलो मैं सबसे पहले बात करूंगा यहां पे अर्थ की, तो हैशटैग अर्थ, है ना, दिल बना ले अर्थ के लिए। हाँ भाई, कितना गंदा दिल है। चलो तो भाई हम अपनी पृथ्वी से बहुत प्यार करते हैं, तो हैशटैग अर्थ। चलो भाई बहुत बढ़िया। तो रेंज का फॉर्मूला यहां पे लिखना चलते हैं। रेंज विल बी योर u स्क्वायर साइन 2 थीटा डिवाइड बाय जी, ठीक है। तो इट विल बी u स्क्वायर साइन 2 थीटा डिवाइड बाय जी। लेकिन सर बात हो रही है अर्थ की, तो यहां पे रेंज ऑन द अर्थ, g ऑफ द अर्थ, ठीक है। फॉर द सेम v एंड थीटा, v और थीटा को चेंज नहीं किया, बाकी सारी चीजें चेंज कर दी है। तो अब हम बात करते हैं फॉर मून, हैशटैग मून। सर इसके लिए भी दिल बनाएंगे क्या? नहीं छोड़ो। तो रेंज ऑन द मून विल बी गिवन बाय, सेम स्पीड है, सेम एंगल ऑफ प्रोजेक्शन है, डिवाइड बाय, बट यहां पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ द मून।
अच्छा, ज्ञान की बात आपको पता होनी चाहिए। वो ज्ञान की बात यह है कि जो g का वैल्यू होता है मून के सरफेस पे, वो अर्थ की सरफेस का 1/6 होता है। The value of the g on the surface of the moon is 1/6 of the value of the g on the surface of the earth। ठीक है, तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो मून पे होती है वो अर्थ का 1/6 होता है। क्या बात है सर। तो यहां से दोनों की रेंज का रेशो निकाल लें। यहां से दोनों की रेंजेस का रेशो निकालते हैं, रेंज का रेशो। सो आर ई अपॉन आर एम, बाकी सारी चीजें तो कैंसिल हो जाएगी। ओनली द थिंग विच वी आर गेटिंग इज जी एम डिवाइड बाय जी ई। ठीक है तो चाहो तो जी एम की जगह 1/6 जी ई पुट कर सकते हो। 1/6 जी ई डिवाइडेड बाय जी ई, सो इट कम्स आउट बी 1/6। सो आर अपॉन आर एम, क्या लिखूं इसको फर्दर में, r डिवाइड बाय आर एम इक्वल्स टू 1/6। The range on the surface of the moon, the range on the surface of the moon will be 6 times of the range on the earth. So this is your final answer जो कि मुझे मिलता है ऑप्शन नंबर बी में, and I hope you are getting my point। सिंपल सी बातें हैं, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ये ज्ञान पता होना चाहिए। हैशटैग ज्ञान की बात डाल लो इसको, हैशटैग ज्ञान की बात, हैशटैग ज्ञान की बात, हैशटैग ज्ञान की बात। चलिए भाई, क्लियर है ये बातें, लिख लो जल्दी से, लिख लो जल्दी से। कोई वैसा रॉकेट साइंस नहीं है जो तुम सोच रहे हो, है ना। घबरा गए, पसीने आ रहे होंगे तुम्हें भी, नहीं आ रहे ना। हाँ, सिंपल है बातें। चलो भाई आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। A ball is thrown from a point with a speed of v naught at an angle of theta from the same point and the same instant a person start running with a constant speed v naught by 2 to catch the ball. Will the person be able to catch the ball? If yes, what should be the angle of projection? बेटा क्या हुआ, ये फेंकी बॉल और जैसे मैंने बॉल फेंकी एक आदमी भागने लगा। बॉल को फेंका मैंने v naught स्पीड से, आदमी भागने लगा v naught by 2 की स्पीड से। सो गौर फरमाइएगा सभी लोग, यहां से एक बॉल जिसको फेंका गया v naught की स्पीड से एट एन एंगल ऑफ थीटा पे, बॉल क्योंकि भैया नादान सी प्रोजेक्टाइल पाथ फॉलो करते हुए जाएगी, यहां पे जाके गिरेगी। v नॉट स्पीड से हमने बॉल को फेंका हुआ है, ठीक है, v नॉट की स्पीड से हमने बॉल को फेंका। यहां पे एक आदमी, यहां पे एक आदमी, जैसे मैंने यहां से बॉल को फेंका ये आदमी भागने लगा विद द स्पीड ऑफ v नॉट बाई 2, भाग रहा भाग रहा भाग रहा भाग रहा बॉल को कैच करने के लिए, और उसने बॉल को कैच कर लिया। ठीक है, तो पहला सवाल तो उन्होंने यही पूछा, क्या ये आदमी बॉल को कैच कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा। बॉल को फेंका v नॉट स्पीड से एट एन एंगल थीटा, ये आदमी भागने लगा v नॉट बाई 2 की स्पीड से, क्या ये आदमी बॉल को कैच कर पाएगा। सर जी मेरे हिसाब से मुझे जो लगता है वो मैं बताता हूं, ध्यान से सुनना। यह आदमी बॉल को कैच कर सकता है अगर ये सेम टाइम पे सेम जगह पहुंच जाए, क्योंकि जब भी किसी को मिलना होता है तो सेम टाइम पे सेम जगह बुलाते हैं। जैसे तुम भी तो बुलाते हो अपने दोस्तों को, हेलो हाँ सुनो आज शाम को पार्क में आ जाना, है ना 6 बजे। दोस्तों के साथ पार्क में नहीं मिलते, सही बात है। चलो कोई बात नहीं, है ना, जिसके साथ भी तुम मिल रहे हो। सो हुआ यूं कि जब ये आदमी बॉल को कैच करना चाहता है तो इस आदमी को भी वहीं होना पड़ेगा जहां बॉल है, उसी टाइम पे होना पड़ेगा। तो मैंने बोला भैया बॉल को यहां से यहां तक आने में जो टाइम लगेगा दैट विल बी द टाइम ऑफ फ्लाइट। बॉल को ए पॉइंट से बी पॉइंट तक आने में जो समय लगेगा दैट इज द टाइम ऑफ फ्लाइट। तो मैं हैशटैग बॉल की बात करता हूं, पहले हैशटैग बॉल के लिए सॉल्व किया हमने। ए से लेके बी तक जाने में जो समय लगा दैट इज कॉल्ड द टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट। And this time of flight is denoted by capital T, which is given by 2v naught sine of theta divided by g। बहुत बढ़िया, बहुत ही शानदार। इतना समय लगेगा बॉल को A पॉइंट से B पॉइंट तक आने में। A से लेके B तक जाने में बॉल का कितना डिस्प्लेसमेंट होगा, तो A से लेके B तक जाने में जो बॉल का डिस्प्लेसमेंट होगा दैट इज नोन एज द रेंज। बेटा रेंज को लिखते हैं क्या लिखे, चलो मैं एक काम करता हूं, इट कैन बी रिटन एज 2v नॉट का स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा डिवाइड बाय जी।
यहां तक सारी 7 बातें क्लियर है। बॉल को ए से लेके बी तक पहुंचने में जो समय लगा उसको कहते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट। ये रहा टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला। बॉल को ए से लेके बी तक जाने में जो डिस्प्लेसमेंट लगा, क्योंकि वाई में डिस्प्लेसमेंट 0 हो चुका है, जो वाई इनिशियल था वही वाई फाइनल है। इनिशियल वाई और फाइनल वाई अगर सेम है तो वो 0 हो जाता है डिस्प्लेसमेंट। तो ए से लेके बी तक जाने में जो डिस्प्लेसमेंट कवर हो दैट विल बी द रेंज गिवन बाय 2 v0 स्क्वायर sin थीटा cos थीटा डिवाइड बाय जी। मेरे बच्चे ये तो सारी हमने बातें बॉल के लिए करी है, ये सारी बातें बॉल के लिए हुई है। अभी ये आदमी के लिए भी करते हैं सारी बातें, तो फॉर मैन, हैशटैग फॉर मैन, फॉर मैन। अगर ये आदमी बॉल को कैच करना चाहता है तो इसको क्या करना पड़ेगा, सेम टाइम में सेम जगह होना पड़ेगा। अगर ये आदमी बॉल कैच करना चाहता है तो इसको सेम टाइम में सेम जगह पे होना पड़ेगा। तो फॉर द मैन डिस्प्लेसमेंट शुड बी इक्वल्स टू द रेंज। आदमी का डिस्प्लेसमेंट रेंज के बराबर होना चाहिए। फॉर मैन टू कैच द बॉल, फॉर मैन टू कैच द बॉल, तो आदमी का जो डिस्प्लेसमेंट है वो रेंज के बराबर होना चाहिए। ऑल्सो आदमी की जो टाइम है, आदमी को जो समय लगेगा दैट विल बी इक्वल टू द टाइम ऑफ फ्लाइट होना चाहिए। बहुत ही शानदार सर, मजा ही आ गया। आदमी कांस्टेंट स्पीड से भाग रहा था तो x इक्वल्स टू v0 अपॉन 2 इंटू टी होता है। डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड इंटू टाइम वाला फॉर्मूला लगाया है। कांस्टेंट स्पीड से आदमी भाग रहा था, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लगा दीजिए। x की जगह पे मैं रेंज पुट करने जा रहा हूं। x की जगह पे मैंने पुट किया रेंज इक्वल्स टू v0 अपॉन 2 इंटू टाइम ऑफ फ्लाइट। ठीक है, हो गया यहां तक, समस्या होगी समाप्त। बेटा रेंज इक्वल्स टू v0 अपॉन 2 इंटू टाइम ऑफ फ्लाइट, रेंज इक्वल्स टू v0 अपॉन 2 इंटू टाइम ऑफ फ्लाइट, ये हो गया। रेंज का फॉर्मूला आप जानते हैं क्या था, रेंज का फॉर्मूला आप जानते हैं क्या था, 2v0 स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा बाई जी। सो 2v0 का स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा डिवाइड बाई जी इक्वल्स टू v0 बाई 2 इंटू टाइम ऑफ फ्लाइट की जगह 2v0 साइन थीटा डिवाइडेड बाय जी। बहुत ही शानदार। थीटा फाइंड करना है ना, मैं तो कर लेंगे। जी से जी मरेगा, 2 से 2 मरेगा, v0 स्क्वायर से v0 का स्क्वायर मरेगा, साइन थीटा से साइन थीटा मरेगा। तो बचा ही क्या फिर, क्या बचा, 2 cos थीटा इक्वल्स टू 1 cos थीटा इक्वल्स टू 1/2। सॉल्व किया, थीटा इक्वल्स टू 60 डिग्री। तो वो आदमी बॉल को पकड़ सकता है। क्या वो आदमी बॉल को पकड़ सकता है? बिल्कुल, वो आदमी बॉल को पकड़ सकता है अगर बॉल को 60 डिग्री पे प्रोजेक्ट किया जाए। तो यस, ही कैन कैच द बॉल इफ द बॉल इज प्रोजेक्टेड, if the ball is projected at 60 डिग्री। अगर बॉल को 60 डिग्री पर प्रोजेक्ट करोगे तो वो आदमी बॉल को कैच कर सकता है बेटा। अगर बॉल को 60 डिग्री पर प्रोजेक्ट किया जाए तो वो आदमी बॉल को पकड़ लेगा। तो चलिए भाई आंसर देखें, क्या कहता है हमारा आंसर। आंसर कहता है यस, ही कैन कैच द बॉल ऑल्सो, अगर बॉल को 60 डिग्री पर प्रोजेक्ट किया जाए तो। पसीना आ गया ना अरे यार इजी था ये, इजी था ये, कुछ नहीं करना। पहले बॉल के लिए सब कुछ सॉल्व किया, बॉल के लिए आपने टाइम ऑफ फ्लाइट निकाला, बॉल के लिए आपने रेंज निकाली। अब आप चाहते हो ये आदमी बॉल को पकड़ ले। अगर ये आदमी बॉल को पकड़ना चाहता है तो इसको सेम टाइम पे सेम जगह पे होना पड़ेगा। मतलब इसको भी यहां से लेके यहां तक पहुंचने में टाइम ऑफ फ्लाइट लगना चाहिए टाइम, इसको भी यहां से यहां तक पहुंचने में जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो रेंज के बराबर होना चाहिए। तो पहले तो मैंने बॉल के लिए लिखा, तो पहले इसको नोट कर लो, इसको नोट कर लो, फिर आगे बढ़ते। किया नोट सभी ने? फिर हम आगे आए, हमने बोला भैया अब आदमी बॉल को पकड़ना चाहता है तो आदमी का जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो रेंज के बराबर होना चाहिए। आदमी को जो टाइम लगेगा वो टाइम ऑफ फ्लाइट के बराबर होना चाहिए। तो x इक्वल्स टू v0/2, ये नई बात पता चली क्या तुम लोगों को? ये वाला फॉर्मूला नया पता चला तुम्हें? पहली बार देखा इस फॉर्मूले को? डिस्टेंस स्पीड हो गया? किया नोट सभी ने? बहुत टफ था क्या क्वेश्चन? हलवा था। कॉन्सेप्ट आएंगे तो सारे सवाल हलवे होते फिर।
चलिए भाई, बहुत ही शानदार, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 7 हमसे क्या बोलता है, 1 सेकेंड आफ्टर प्रोजेक्शन अ स्टोन मूव्स एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल। फेंकने के 1 सेकंड के बाद ये जो स्टोन है वो 45 डिग्री पे चल रहा है विद द हॉरिजॉन्टल। 2 सेकंड्स आफ्टर प्रोजेक्शन इट मूव्स हॉरिजॉन्टली, इट्स एंगल ऑफ प्रोजेक्शन इज। तो भाई साहब सीधी सी बात है, एक पत्थर को आपने फेंका, सही बनाई लाइन, थोड़ा सा टिल्टेड होगी ना नीचे की तरफ, बॉल को आपने प्रोजेक्ट किया, इट विल गो समथिंग लाइक दिस। आफ्टर 1 सेकेंड बॉल यहां पे पहुंचती है एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल। सो t इक्वल्स टू 1 सेकेंड पे बॉल यहां पे है। 2 सेकेंड के बाद बॉल यहां पहुंच जाती है, यानी कि t इक्वल्स टू 2 सेकेंड्स पे बॉल यहां पे है। ठीक है, फाइंड द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन थीटा। फाइंड द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन थीटा। जी का वैल्यू 10 ले सकते हैं आप लोग, ठीक है। तो ये सारी बातें उन्होंने बोली है। यार मुझे एक बात पता है कि tan अल्फा का एक फॉर्मूला होता था, याद आया आपको तो बताना, u साइन थीटा माइनस का gt डिवाइड बाय u कॉस थीटा। याद आया कुछ? सर कैसे निकाला? अरे यार मान लो ये अल्फा है, मान लो ये अल्फा है, यहां पे क्या हो जाएगा बेटा vx, यहां पे क्या हो जाएगा बेटा vy, क्योंकि यहां पे स्पीड होगी v। सो tan अल्फा को लिखते हैं vy अपॉन vx, और vy को लिखने का तरीका आपको पता ही है, u साइन थीटा माइनस का gt, और vx को लिखने का तरीका आपको पता है u cos थीटा। बस ये इनको उठा के वहां पुट करो तो वो फॉर्मूला बनता है। ये उठा के यहां पुट करो, ये उठा के वहां पुट करो, वो फॉर्मूला बन गया। चलो भाई, तो एट, कलर चेंज करते हैं, मजा नहीं आ रहा है कुछ इसमें। एट t इक्वल्स टू 2 सेकेंड्स अल्फा 0 डिग्री हो जाएगा। सोचो ना, t इक्वल्स टू 2 सेकेंड्स पे बेटा वो पार्टिकल यहां पे है, वेलोसिटी ने हॉरिजॉन्टल के साथ कितना एंगल बनाया? 0। t इक्वल्स टू 2 सेकेंड्स पे पार्टिकल यहां पे है, वेलोसिटी ने हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल बनाया 0। सो यहां पे tan 0 इक्वल्स टू u साइन थीटा माइनस का 2g डिवाइड बाय u cos थीटा। बेटा tan 0 0 ही होता है ना, तो 0 इक्वल्स टू u साइन थीटा माइनस का gt 2g लिखूं डिवाइड बाय u cos थीटा। बेटा u cos थीटा तो उधर चला जाएगा, u cos थीटा उधर जाती 0 हो जाएगा, एंड u साइन थीटा माइनस का 2g इट विल बी इक्वल्स टू 0। तो यहां से u साइन थीटा विल बी इक्वल्स टू 2g। क्या ये बोलूं मैं कि u साइन थीटा जो होगा वो 2g के बराबर होगा? सोचो जरा। तो u साइन थीटा बोले तो 2g। अच्छा, अभी u cos थीटा निकाल लें, u cos थीटा भी तो मिल जाएगा अपने को। चलो भाई, t इक्वल्स टू 1 सेकेंड्स पे कहां थे? 45 डिग्री पे। सो t इक्वल्स टू 1 सेकेंड्स के लिए सॉल्व करते हैं। एट t इक्वल्स टू 1 सेकेंड अल्फा 45 डिग्री, सो tan 45 डिग्री इक्वल्स टू u साइन थीटा माइनस का 1g डिवाइड बाय u cos थीटा। बेटा tan 45 1 होता है, इक्वल्स टू 2 साइन थीटा, u साइन थीटा की जगह 2g माइनस का 1g अपॉन u cos थीटा। सो u cos थीटा विल बी इक्वल्स टू g। ये u cos थीटा मिल गया, ये u साइन थीटा मिल गया। चलो भाई, u साइन थीटा अपॉन u cos थीटा कर लीजिए, u साइन थीटा अपॉन u cos थीटा इक्वल्स टू 2g अपॉन g। अब देखो भाई क्या आंसर आता है इसका, बताओ व्हाट इज द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन? जल्दी से भाई, यहां से दिख रहा है साफ साफ, tan थीटा इक्वल्स टू कितना 2, सो थीटा इक्वल्स टू tan इनवर्स 2। यही तो करना था, बस हो गया होगा। ये तो ऑप्शन भी आ गया होगा, फोर्थ वाला। बहुत ही शानदार। चलिए भाई, नोट कर लीजिए जल्दी से, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। नोट कर लो जल्दी से। चलो भाई, कर लिया। यहां पे ये वाला पार्ट भी नोट किया सभी ने, बहुत बढ़िया। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल, अ गोल्फर स्टैंडिंग ऑन द लेवल ग्राउंड हिट्स अ बॉल विद अ वेलोसिटी ऑफ 52 मीटर पर सेकंड एट एन एंगल ऑफ अल्फा अबव द हॉरिजॉन्टल। If tan alpha equals to 5/12, then the time for which the ball is at least 15 मीटर above the ground। बेटा A से लेके B तक है ना, हमें वो टाइम बताना है जिसमें बॉल ग्राउंड से 15 मीटर ऊपर थी, वो समय बताओ। कोई सा भी टाइम बता दो,
सर 2 बार बॉल ग्राउंड से 15 मीटर की हाइट पे होती है। एक बार तो जब वो बॉल ऊपर जा रही थी और दूसरी बार जब वो बॉल नीचे आ रही थी। 2 बार ये बॉल ग्राउंड से 15 मीटर की हाइट पे होता है। तो मुझे तो दोनों में से कोई सा भी एक टाइम बता दो जिसपे बॉल 15 मीटर पे थी। मुझे वो टाइम बताइए जब बॉल ग्राउंड से 15 मीटर की हाइट पे थी। तो एज पर द क्वेश्चन u इक्वल्स टू 52 मीटर पर सेकेंड, बहुत अच्छी बात है। g का वैल्यू 10 ले लेना, बहुत अच्छी बात है। y का वैल्यू हो जाएगा 15 मीटर, क्या बात है सर, यही तो काम की बात जाननी थी हम लोगों को। इसके अलावा यहां पे आप देखोगे तो tan अल्फा 5/12, बेटा ये होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है, एक ट्राइंगल बना लू मैं यहां पे, ध्यान से देखना। सो परपेंडिकुलर है 5, बेस है 12, ये एंगल हो जाएगा अल्फा। बेटा ये तो ट्रिपलेट वाली फीलिंग दे रहा है आप लोगों को, क्या ये 5, 12, 13 ऐसा नहीं बनता है? याद नहीं आ रहा तुम लोगों को? चलो निकाल के बता देते हैं आपको। हाइपोटेन्यूस इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। परपेंडिकुलर है 25, बेस हो जाएगा 144, इट विल बी 169 and under root of 169 means it's 13, so hypotenuse will be 13। बन गया? चलिए now let's solve this part बेटा। y equals to u sin alpha into t माइनस का हाफ जी टी स्क्वायर। बेटा y की जगह पे मैं 15 पुट कर रहा हूं, 15 इक्वल्स टू u की जगह 52 साइन अल्फा। बेटा साइन अल्फा क्या होगा? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस 5/13, 5/13 इंटू टी माइनस का हाफ जी की जगह पे 10 इंटू टी स्क्वायर। 13 4 52 होते हैं क्या? देख लेना एक बार, ठीक है। फिर 2 5 10 होते हैं। सो 15 इक्वल्स टू 20 टी माइनस का 5 टी स्क्वायर, और इक्वेशन को लिखें तो 3 इक्वल्स टू 4 टी माइनस का टी स्क्वायर। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनती है, इसको सॉल्व करने से टी के दो वैल्यूज मिलेगी। सो टी स्क्वायर माइनस का 4t प्लस का 3 इक्वल्स टू 0। ठीक है, क्लियर रहेगा बातें? तो अब हमें क्या करना है, टी का वैल्यू निकालना है। तो कैसे सॉल्व करें इसको, कैसे सॉल्व करें, क्या करें क्या ना करें, ये कैसे मुश्किल है। चलो भाई, नहीं समझ आ रहा है, कुछ ब्रेक ब्रुक नहीं हो रहा क्या? यहाँ पे 3t और यहाँ t पुट करो। अच्छा एक बार देख लेते हैं, माइनस का 3t माइनस का t प्लस का 3 इक्वल्स टू 0। देखो जरा, एक बार t कॉमन ले लिया, सो t माइनस का 3, यहाँ पे माइनस का 1 कॉमन ले लिया, t माइनस का 3 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से t माइनस का 3 कॉमन ले लिया और एक t माइनस का 1 कॉमन ले लिया, क्या इक्वल्स टू 0। बेटा तो इससे एक बार t इक्वल्स टू 1 सेकेंड आएगा और एक बार इसका t इक्वल्स टू 3 सेकेंड आएगा। मतलब दो ऐसे टाइम जहां पे पार्टिकल 15 मीटर पे था। एक तो t इक्वल्स टू 1 सेकेंड पे पार्टिकल 15 मीटर पे होगा, और एक t इक्वल्स टू 3 सेकेंड्स पे पार्टिकल, देखना इसका टाइम ऑफ फ्लाइट 4 सेकेंड्स का होगा, इसका टाइम ऑफ फ्लाइट 4 सेकेंड का होगा। टाइम ऑफ फ्लाइट निकालने की कोशिश करी, 2u sin अल्फा डिवाइड बाय g कर लिया हम लोगों ने। सो 2 इंटू 52 इंटू कितना बनता है ये बेटा, साइन ऑफ अल्फा परपेंडिकुलर अपॉन बेस 5/12, 5/13 डिवाइड बाय g का वैल्यू 10, 5 2 10, 13 4 52। देखा मैंने बोला था ना 4 सेकेंड्स विल बी द टाइम ऑफ फ्लाइट फॉर दिस। ठीक है, तो पार्टिकल जो है एक बार ऊपर जा रहा था तो t इक्वल्स टू 1 सेकेंड्स पे 15 मीटर पे था, ऊपर जाके पार्टिकल नीचे आ रहा है तो 3 सेकेंड्स पे पार्टिकल 15 मीटर पे होगा। तो यहां पे एट दिस पॉइंट टाइम जो होगा बेटा 1 सेकेंड्स का होगा, एट दिस पॉइंट टाइम जो होगा वो 3 सेकेंड्स पे होगा। ठीक है, पर ध्यान से सुनना, इस बार आपने जो कंसीडरेशन लिया था उसमें पार्टिकल ऊपर जा रहा था, मतलब डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव हो रहा था, समझा? अब ध्यान से सुनना इस बात को कि 1 सेकेंड और 3 सेकेंड्स में से क्या ऑप्शन चूज करूं। आपने जो डिस्प्लेसमेंट लिया वो पॉजिटिव लिया बेटा, आपने जो डिस्प्लेसमेंट लिया था वो पॉजिटिव लिया था। बॉल ऊपर जा रही थी तो आप कंसीडर कर रहे थे, है ना? तो अगर आपने डिस्प्लेसमेंट ऊपर जाने के लिए लिया, क्योंकि अगर आप बॉल नीचे आने के लिए बात करोगे तो नीचे आती है बॉल, तो डिस्प्लेसमेंट तो नेगेटिव हो सकता है उस केस में। फिर तो ऐसा भी कर सकते हो, नहीं तो the time for which the ball is at least 15 meter above the ground, that is between A and B। या तो हम एक काम करें, A से लेके B 2 सेकंड्स आएगा। उसने क्या पूछा, ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, ये सारी बातें छोड़ दो। एक चीज देखो, उसने क्या बोला है, द टाइम फॉर विच द बॉल इज एट लीस्ट 15 मीटर अबव द ग्राउंड। कितने समय के लिए बॉल जो है वो 15 मीटर पे रही है,
यहां पे भी बॉल 15 मीटर पे, यहां पे भी बॉल 15 मीटर पे, इसके बीच में कितना समय लगा ये निकालना आपको। सो इट विल बी डेल्टा टी। ए से लेके बी के बीच में कितना समय लगा ये निकालना। तो यहां पे जब बॉल थी तो 1 सेकेंड, यहां पे जब बॉल थी तो 3 सेकेंड, तो डेल्टा टी विल बी इक्वल टू 3 माइनस का 1, 2 सेकेंड। तो जब बॉल 15 मीटर की हाइट पे थी तो 2 सेकेंड के लिए बॉल 15 मीटर की हाइट पे रहती। ये है मतलब इसका समय। ये मत सोचना कि सर वो हमसे पूछ रहे कि 15 मीटर की हाइट पे कब कब थी बॉल। वो ये कहना चाहता है कि वो टाइम बताइए जब बॉल 15 मीटर की हाइट पे रह रही थी। तो यहां से देखो 15 मीटर, ये भी 15 मीटर, 15 मीटर से 15 मीटर कितनी हाइट पे यहां से शुरू हुई, यहां पे हाइट 15 मीटर की थी, यहां से शुरू हुई और अब यहां पे बॉल फिर से 15 मीटर पे। तो कितनी देर के लिए थी वो है हमारा 2 सेकेंड्स। तो 2 सेकेंड्स का सही आंसर बनेगा। देखो ना, द टाइम फॉर विच द बॉल इज एटलीस्ट 15 मीटर अबव द ग्राउंड। वो समय बताइए जब बॉल ग्राउंड से 15 मीटर की हाइट पे रह रही थी, यानी कि बिटवीन द ए एंड बी, ए और बी के बीच में कितना टाइम लगा। टाइम बिटवीन ए एंड बी कितना लगा, 2 सेकंड्स का, क्योंकि ए पे टाइम था 1 सेकंड का, बी पे टाइम था 3 सेकंड्स का। तो ए से लेके बी के बीच में टाइम कितना लगा, 3 माइनस का 1, 2 सेकंड्स का। सो 2 सेकंड्स इज राइट हियर। इसको नोट कर लीजिए। किया नोट सभी ने? आगे बढ़ते हैं, ये सारी बातें नोट कर लीजिए। टाइम ऑफ फ्लाइट 4 सेकंड्स का है, ठीक है। तो हमें वो तो ये तो एक्स्ट्रा ज्ञान है, ये कोई नहीं पूछ रहा था, ये एक्स्ट्रा ज्ञान है, किसी ने नहीं पूछा इसके बारे में, बस ऐसे ही चेक कर रहे थे हम लोग इसके लिए, है ना। सो इट्स जस्ट एक्स्ट्रा ज्ञान, कोई नहीं पूछता इसके बारे में, परेशान मत होना। आपका आंसर यहीं तक सीमित था। इसके बाद आपको बस बताना था ए और बी के बीच में कितना टाइम है ना। तो हमारा 2 सेकंड्स आ रहे, दैट विल बी द फाइनल आंसर। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, अ पॉइंट मूव इन द एक्स वाई प्लेन अकॉर्डिंग टू द लॉ x इक्वल टू 4 sin 60। बेटा x की जगह लिखता हूं 4 sin 6t, y के लिए लिखा 4 1 माइनस का cos 6t। द डिस्टेंस ट्रेवल्स बाय द पार्टिकल इन 4 सेकेंड। 4 सेकेंड में पार्टिकल कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। बेटा अगर मैं इसका डिफरेंशिएशन करूं तो मुझे वेलोसिटी मिलेगी। तो वेलोसिटी अलोंग द एक्स एक्सिस विल बी dx by dt। ध्यान से सुनना, इट विल बी ऑफ 4 sin 60 का डिफरेंशिएशन cos 60 और 60 का डिफरेंशिएशन होता है बेटा 6, तो इट विल बी ऑफ 24 cos 60। सिमिलरली अगर मैं y का डिफरेंशिएशन करूं तो vy मिलता है dy by dt करके। सॉल्व दिस पार्ट, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ 4। 1 का डिफरेंशिएशन 0 होता है, cos 60 का डिफरेंशिएशन माइनस का sin 60 होता है और 60 का डिफरेंशिएशन होता है 6। इट विल बी ऑफ 24। सो vy 24 है, vx भी 24 है। ओह सॉरी भूल गया था, vy है 24 sin 60। अब सही है। सो vy है 24 sin 60, vx जो आ रहा है वो है 24 cos t cos 60। So now we have Vx, now we have Vy। तो चलिए फाइंड करते हैं V को। तो V का मैग्नीट्यूड जब हमने लिखना चाहा तो इट विल बी अंडर रूट ऑफ Vx का स्क्वायर प्लस Vy का स्क्वायर। सो अंडर रूट ऑफ 24 साइन 60 का होल स्क्वायर प्लस 24 कॉस 60 का होल स्क्वायर। बेटा 24 का स्क्वायर कॉमन आ जाएगा दोनों में से। सो अंडर रूट ऑफ 24 का स्क्वायर कॉमन आ गया, यहां पे कहानी बचती है साइन स्क्वायर 60 प्लस का कॉस स्क्वायर 60। 24 मीटर पर सेकेंड इज द स्पीड। ये हमने क्या फाइंड किया, स्पीड। बेटा ये वाला पार्ट कितना हो जाएगा, ये पूरा पार्ट होता है 1 cos sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो पूरा पार्ट हो जाएगा 1। 24 का स्क्वायर अंडर रूट से बाहर आएगा 24, तो ये स्पीड हो गई। टाइम कितना लग रहा है भाई, टाइम 4 सेकेंड्स का, वो ये पूछ रहा है डिस्टेंस ट्रेवल बाय द पार्टिकल इन 4 सेकेंड्स। सो डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम। सो इट विल बी 24 इनटू 4 सेकेंड्स में पूछा है, 4 4 16, 4 टू 96 मीटर का डिस्टेंस होगा बेटा। 96 मीटर ए ऑप्शन में दिख रहा है, दिस इज योर फाइनल आंसर। क्लियर है बात है? बहुत टफ होगी कि सारी चीजें, सिंपल सा अप्रोच था। एक्स और वाई पोजीशन दे रखे थे, मैंने वेलोसिटी निकाली, फिर उनका मैग्नीट्यूड निकाल के स्पीड निकाली। डिस्टेंस पूछा था, इट विल बी स्पीड इनटू टाइम। टाइम दे रखा है 4 सेकंड्स का, स्पीड निकाल चुके हैं। उसके बाद हमने क्या किया,
स्पीड इंटू टाइम करके वी गॉट दिस आंसर। तो डिस्टेंस आ गया 96 मीटर। नोट कर लीजिए इसको जल्दी से, नोट कर लीजिए, कर लिए नोट, बढ़े अगले सवाल की ओर। अगला सवाल, a flag is mounted on a car moving due north with a velocity of 20 km per hour. Strong winds are blowing due east with the velocity of 20 km per hour. The direction of the flag. बेटा फ्लैग का डायरेक्शन बताना है इसमें हमें क्या बताना है, फ्लैग का डायरेक्शन बताना है। तो गाड़ी कहां जा रही है, नॉर्थ से चल रही है। सर देखो सीधी सी बात है, एक बात मैं आपको पहले क्लियर कर देते हैं। पॉइंट ये है कि अगर किसी गाड़ी पे एक झंडा लगा के रखा हुआ है और गाड़ी अगर इधर जा रही है तो फ्लैग आपने पता है ना पीछे की तरफ पॉइंट करता है। गाड़ी का मोशन जिस तरफ होगा फ्लैग उसके अपोजिट डायरेक्शन में वेव करता है, पता है ना आपको। तो गाड़ी अगर इधर चल रही तो फ्लैग की वेविंग जो होती है वो पीछे की तरफ होती है, अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन। तो अगर गाड़ी नॉर्थ की तरफ जा रही है तो कार जो है वो नॉर्थ की तरफ जा रही है, दिस इज द वेलोसिटी ऑफ द कार। तो वेव जो करेगा वो फ्लैग, तो वेलोसिटी ऑफ फ्लैग जो होगा वो साउथ की तरफ होगा। विंड कहां चल रही है, ईस्ट की तरफ, तो दिस इज द वेलोसिटी ऑफ विंड। सो नाउ विंड जो है वो ईस्ट की तरफ चल रही है, फ्लैग साउथ की तरफ वेव कर रहा है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। फ्लैग जो है वो साउथ की तरफ वेव कर रहा है, विंड ईस्ट की तरफ चल रही है। सो इज दिस द वेलोसिटी ऑफ फ्लैग विद रिस्पेक्ट टू द विंड, या वेलोसिटी ऑफ विंड विद रिस्पेक्ट टू फ्लैग, जो भी हो। तो इनकी जो रिलेटिव वेलोसिटी है वो इस तरफ आएगी क्या, तो फ्लैग अब क्या इस तरफ वेव करेगा, इन दोनों की जो रिलेटिव वेलोसिटी आएगी वो कहीं इस तरफ आएगी, या इन दोनों का जो रिजल्टेंट आएगा वो इस तरफ आएगा। तो बेटा इज दिस द डायरेक्शन ऑफ द फ्लैग, फ्लैग इस डायरेक्शन में वेव करेगा। सुनो, अगर कोई विंड ब्लो नहीं कर रही होती, अगर कोई हवा नहीं चल रही होती, तो कार जा रही है नॉर्थ की तरफ, फ्लैग वेव करता साउथ की तरफ। वेव समझते हो, वो लहराता ना झंडा, देखा है तुमने, हाँ। तो कार अगर नॉर्थ की तरफ जाती है तो झंडा लहराता साउथ की तरफ, बट क्योंकि हवा भी चल रही है साथ में, हवा इस तरफ चल रही है तो झंडा साउथ की तरफ लहरा रहा है, हवा इस तरफ चल रही है तो अब झंडा कहां है, इधर साउथ ईस्ट की तरफ लहराएगा। झंडा किस तरफ लहराएगा, झंडा लहराता है साउथ ईस्ट की तरफ। तो मैं बोलूं क्या सी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, यही पूछा था इसमें। ये बात ध्यान रखना, जिस डायरेक्शन में गाड़ी चलती है उसके अपोजिट डायरेक्शन में जो फ्लैग होता है वेव करता है, ठीक है, उसके अपोजिट डायरेक्शन में झंडा लहराएगा हमारा। तो भाई अगर कार नॉर्थ की तरफ जा रही है तो झंडा साउथ की तरफ लहराता है, और विंड चल रही है ईस्ट की तरफ। तो यहां पे दिस इज द रिलेटिव वेलोसिटी, और यहां से हम इसको डिफाइन करते हैं। सही बात बोली क्या मैंने, सही बात बोली बिल्कुल मैंने, बोलो किया नोट, समझ गए। अरे तुम्हें निकालना है तो वेलोसिटी ऑफ विंड विद रिस्पेक्ट टू कार निकाल लो। इट इज वेलोसिटी ऑफ विंड माइनस वेलोसिटी ऑफ कार। माइनस का वेलोसिटी ऑफ कार इधर आता है बेटा, माइनस का वेलोसिटी ऑफ कार वो वेलोसिटी ऑफ फ्लैग के बराबर होता है। माइनस का वेलोसिटी ऑफ कार वेलोसिटी ऑफ फ्लैग के बराबर होता है। यार अब तो देख लो, इनकी रिलेटिव वेलोसिटी इधर आ रही है, मतलब फ्लैग भी इसी डायरेक्शन में जाएगा, कुछ भी। चलिए भाई अगला सवाल, अ बॉल इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम अ पॉइंट ए विद द सम वेलोसिटी एट एन एंगल 30 डिग्री। मुझे नहीं पता कितनी वेलोसिटी है, बट 30 डिग्री पे इसको प्रोजेक्ट किया with the horizontal as shown in figure. Consider a target at point B. B point पे कोई टारगेट है. The ball will hit the target if it is thrown with a velocity v naught equals to. ये बॉल इस टारगेट को हिट करेगा अगर मैं इसको फेंकूं कितनी स्पीड से, v naught बताना है मुझे। क्वेश्चन से पता चलता है मुझे कि y का वैल्यू जो होगा इट विल बी 0.5 मीटर, x का वैल्यू जो होगा इट विल बी अंडर रूट ऑफ 3/2 मीटर। सही बात है। क्या करें क्या करें क्या करें क्या करें क्या करें क्या करें क्या करें, x का सॉल्व करते हैं, उससे टाइम मिल जाएगा। x इक्वल्स टू वी नॉट कॉस 30 डिग्री इंटू टी। सो t इक्वल्स टू x डिवाइडेड बाय वी नॉट कॉस 30 डिग्री। इससे टाइम मिल जाएगा हमें। x की जगह पे √3 डिवाइड बाई 2 इंटू वी नॉट। कॉस 30 कितना होता है, कॉस 30 √3/2 होता है, पक्का ना। √3 से √3, 2 से 2। टी की जगह पे 1/v नॉट पुट करना, टी की जगह पे 1/v नॉट पुट करेंगे। y के लिए सॉल्व करें, अगले पेज पे कर लें y के लिए सॉल्व। तो y के लिए भी सॉल्व किया तो y इक्वल्स टू u/t, u sin 30 डिग्री इंटू टी माइनस का हाफ g(t²). y का वैल्यू 0.5 है, इक्वल्स टू u की जगह पे पता है v नॉट पुट करेंगे, sin 30 1/2 होता है, t की जगह पे 1/v नॉट आ जाएगा।
माइनस का 1/2 इंटू जी इंटू 1/v0 का स्क्वायर। तो v0 से तो ये v0 मर जाएगा, अपॉन में 10 आएगा, 5 2 10 होता है, तो 1/2 इक्वल्स टू 1/2 माइनस का 5/v0 का स्क्वायर। ठीक है, टी 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 रुक जाओ एक मिनट, cos 30 cos 30 cos 30 cos 30, ठीक है। यार ये सब करने की बजाय, क्योंकि यहाँ से तो फिर v0 की वैल्यू 0 ही आ जाएगी, यहाँ से तो v0 का वैल्यू 0 आ जाएगा, है ना, सॉरी इन्फिनिटी आएगा। देखो भाई यहाँ से 5/v0 का स्क्वायर इक्वल्स टू 0, तो v0 का स्क्वायर इक्वल्स टू 5/0, 5/0 बेटा इन्फिनिटी होता है, तो v0 हमारा आ रहा है इन्फिनिटी। मतलब ये बॉल कभी भी इस टारगेट को हिट नहीं करेगी, ये बॉल कभी भी इस टारगेट को हिट नहीं करेगी, ऐसा ये कहते हैं। x की वैल्यू √3/2 हमने पुट किया v0, ठीक है, तो v0 cos 30 बेटा √3/2 होता है। क्या ये इसको कभी हिट कर पाएगा? बोलो, क्या ये इसको कभी हिट कर पाएगा? बोलो, नहीं कर पाएगा ना, तभी तो वो बोल रहा है कि भाई ऐसा पॉसिबल ही नहीं हो सकता है, क्योंकि मैंने x की, देखो पहले टाइम निकाला, कितने टाइम में पार्टिकल यहां तक पहुंचेगा ये देखते हैं पहले। जितने टाइम में पार्टिकल यहां पहुंचेगा उतने टाइम में पार्टिकल को यहां भी पहुंचना पड़ेगा। यही तो कहानी है 2D मोशन की, कि भाई जितने टाइम में हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर किया उतने टाइम में वर्टिकल भी करना है, तभी तो 2D मोशन होगा। तो हमने बोला कि ठीक है भाई, इसको यहां तक पहुंचने में जो टाइम लगेगा इट विल बी 1/v0, क्योंकि x की जगह √3/2, v0 cos 30 बेटा cos 30 कितना होता है, √3/2 होता है, तो √3/2 से √3/2 बन गया, t का वैल्यू 1/v0 आ रहा है, t का वैल्यू 1/v0 आ रहा है। अब मैं y में सॉल्व करता हूं, बेटा y में जो डिस्प्लेसमेंट होगा 0.5, सेम टाइम में इसको इस हाइट पे भी पहुंचना है। जितने टाइम में ये a से यहां पे आया है उतने टाइम में इसको ऊपर भी जाना है, a से जितने टाइम में c पे आता है उतने टाइम में c से b पे भी जाना है उसको। 2D मोशन की कहानी यही है। अगर वो सेम टाइम पे वहां नहीं पहुंच पाता तो मतलब ये पॉसिबल नहीं होगा। तो y इक्वल्स टू u sin थीटा इनटू t माइनस का हाफ gt स्क्वायर, y की जगह 0.5 इक्वल्स टू v0 sin 30 1/2, t की जगह 1/v0 माइनस का हाफ g 1/v0 का स्क्वायर। भैया सॉल्व किया, सब आंसर मेरा v0 इन्फिनिटी आ रहा है। इट सिंपली शोज कि वो बॉल कभी उससे टकराएगी नहीं, ये जो पार्टिकल है कभी वो b पॉइंट से टकराएगा ही नहीं। तो यहां पे अगर वो v0 पूछता है तो v0 इनमें से कुछ नहीं हो सकता बेटा, ठीक है। v0 की वैल्यू वो बोलता है इन्फिनिटी, मतलब बहुत स्पीड से फेंकोगे तो ही जाके वो टकरा सकता है, अदरवाइज वो नहीं टकराएगा। v0 इन्फिनिटी आ रहा है, ठीक है। एक बार हम इसी चीज को इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी से भी करके देख सकते हैं। सो y इक्वल्स टू x tan 30 डिग्री माइनस का हाफ g x स्क्वायर बाय u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। सो 0.5 इक्वल्स टू √3/2 इंटू 1/√3 माइनस का 1/2 इंटू जी का वैल्यू 10 इंटू 3/4 इंटू v0 का स्क्वायर cos स्क्वायर 30 3/4 होता है। 3/4 से 3/4 मर जाएगा, 2 5 10 होते हैं, ये मर गया 1 to 5, 5 2 10 1/2 इक्वल्स टू, फिर से देखा 1/2 माइनस का 5/v0 का स्क्वायर, फिर से वही कहानी बन गई। तो v0 इज इन्फिनिटी। तो आप किसी भी तरीके से करो, सबसे पहले आपने टाइम को लेके सॉल्व किया तो भी v0 इन्फिनिटी आ रहा है, अगर आपने इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी से सॉल्व किया तो भी v0 इन्फिनिटी आ रहा है। तो मैं सिंपली कह सकता हूं कि भाई यहां पे नन ऑफ दीज इज द राइट आंसर, क्योंकि v0 अगर ऐसा चीज आप करना चाहते हो तो v0 को इनफाइनाइट स्पीड से फेंकना पड़ेगा तो ये चीज पॉसिबल हो सकती है। v0 को इनफाइनाइट स्पीड से फेंकना पड़ेगा तो ये चीज पॉसिबल हो सकती है, अदरवाइज पॉसिबल नहीं है। चलिए भाई, तो यहां पे नन ऑफ दिस इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस, नोट कर लीजिए जल्दी से। किया नोट, दोनों तरीके हैं बेटा, सबसे पहले x में डिस्प्लेसमेंट निकाला, फिर हमने y में डिस्प्लेसमेंट निकाला, ऐसे भी कर सकते हो, या फिर आप सीधा इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी लगा के भी सॉल्व कर सकते हो। आपकी इच्छा श्रद्धा, आपको जो करना है वो करिए, कोई रोक टोक नहीं इस पे। किया नोट सभी ने? आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। Two ships are 10 kilometers apart on a line joining south to north. The one farther north is steaming west at 20 kilometers. बेटा हमारे पास दो शिप्स हैं, शिप नंबर 1 एंड शिप नंबर 2, है ना। The two ships are 10 kilometers apart. ये दोनों शिप्स जो है एक दूसरे से 10 किलोमीटर अपार्ट है। The one farther north, जो नॉर्थ की तरफ है बेटा वो 20 किलोमीटर पर आवर से चल रहा है। The other is steaming north at 20, और दूसरा वाला जो है नॉर्थ की तरफ जा रहा है
20 किलोमीटर पर आवर से। व्हाट इज देयर डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच? बेटा इनके बीच में सबसे करीबी डिस्टेंस क्या होगा? इन दोनों के बीच में सबसे करीबी डिस्टेंस क्या होगा वो निकालना है। बेटा ऐसे ही सवाल अभी हमने किया था, याद हो आप लोगों को? हाँ, ऐसा ही सवाल एक पहले भी कर चुके हम लोग। कुछ याद आया? वो गाड़ियों वाला था ना, याद है? 400-500 मीटर वाला। हाँ, याद आ रहा है। कुछ किया था कभी किसी जमाने में, डीपीपी के टाइम पे किया था क्या? हो सकता है, सोचो। बेटा यहां पे इसको मैंने बोला था ऐसे सवाल करने हो रिलेटिव से करना, ज्यादा इजीली सॉल्व हो जाएंगे और कोई ज्यादा झंझट नहीं रहेगी। रिलेटिव मोशन क्या कहता है कि भैया किसी के रेस्पेक्ट में मोशन। तो मैंने बोला यार एक काम करते हैं, किसी एक को रेस्ट पे रख देते हैं। मैंने 2 को रेस्ट पे रख दिया। मैंने कंसीडर किया लेट से शिप 2 जो है वो हमारा ऑब्जर्वर हो जाएगा। अगर बेटा शिप 2 ऑब्जर्वर है तो वो खुद को क्या कंसीडर करेगा? रेस्ट पे। अगर शिप 2 हमारा ऑब्जर्वर है तो वो खुद को रेस्ट पे कंसीडर करेगा, और अगर शिप 2 ने खुद को रेस्ट पे कंसीडर किया तो वेलोसिटी ऑफ शिप 1 विद रिस्पेक्ट टू 2 इज वेलोसिटी ऑफ 1 माइनस वेलोसिटी ऑफ 2। बेटा वेलोसिटी ऑफ 1 इधर है माइनस वेलोसिटी ऑफ 2, ये वेलोसिटी ऑफ 1 हो जाएगा इधर की तरफ, माइनस का वेलोसिटी ऑफ 2 इधर आएगा बेटा, माइनस का वेलोसिटी ऑफ 2, क्योंकि वेलोसिटी ऑफ शिप नंबर 2 इधर था। तो माइनस का v2 इधर आएगा, यानी कि दिस विल बी द रिलेटिव वेलोसिटी v12, इट विल गो लाइक दिस। इन दोनों के बीच का सबसे छोटा डिस्टेंस जो होगा वो यही होगा अगर आप 2 से इस पे एक परपेंडिकुलर डाल देते हो। अगर आपने यहां से परपेंडिकुलर डाला सो दिस इज द स्मॉलेस्ट डिस्टेंस जो हमें फाइंड करना है बेटा। ठीक है, तो v12 निकाल ले। v12 विल बी योर 20 v1 माइनस का i कैप माइनस 20 माइनस का j कैप, सो 20 j कैप माइनस का 20 i कैप। ठीक है, सो इट विल बी लाइक दिस। क्योंकि v1 ऑलरेडी कहां जा रहा है? इधर की तरफ जा रहा है, तो माइनस का इक्वल और यहाँ पे माइनस का j कैप के साथ किया इसको। ठीक है, चलो। अच्छा सॉरी, ये प्लस का आएगा ना? हो नाउ दिस इज परफेक्ट। ठीक है, अब ठीक है। ठीक है, तो उसकी v2 की डायरेक्शन तो वैसे भी ऊपर थी। सो ये डायरेक्शन है बेटा माइनस का 20 j कैप माइनस का 20 i कैप, जो कि इधर आ रहा है ना। तो v12 इधर हो गया। शिप नंबर 2 जो कि रेस्ट पे था, ऑब्जर्वर, उससे सबसे करीबी डिस्टेंस ये d हो जाएगा। सो d इज द क्लोजेस्ट सेपरेशन या फिर क्लोजेस्ट अप्रोच कह सकता हूं। d इज द स्मॉलेस्ट सेपरेशन बिटवीन देम। ठीक है, तो d इज द स्मॉलेस्ट सेपरेशन बिटवीन देम। d निकालते हैं हम लोग। चलो भाई, d कैसे निकालें? सर क्या मैं ये थीटा निकाल सकता हूं? बोलो। बिल्कुल निकाल सकते हो, परपेंडिकुलर अपॉन बेस करोगे। इसके लिए आप करोगे क्या? tan थीटा इक्वल्स टू y कंपोनेंट, क्योंकि परपेंडिकुलर अपॉन बेस करते टाइम पे बेटा यही होता है, y कंपोनेंट v2 अपॉन v1। बेटा v2 और v1 दोनों सेम है, देखो तो v2 और v1 दोनों सेम है, 20 किलोमीटर पर आवर 20 किलोमीटर पर आवर। तो यहां पे 20 अपॉन 20, सो tan थीटा 45 हो जाएगा, यानी कि थीटा का वैल्यू 45 डिग्री हो जाएगा। बेटा ये 45 डिग्री का थीटा, तो ये भी 45 डिग्री का, यहां पे ये 90 डिग्री का, सो इट विल बी योर 45 डिग्री। ये सेपरेशन कितना है? 10 किलोमीटर का। लेट अस मार्क दिस पॉइंट O, लेट अस मार्क दिस पॉइंट A एंड दिस पॉइंट एज C। सो कंसीडरिंग द ट्राइंगल OAC, ठीक है, अगले पेज पे करते हैं। ट्राइंगल OAC, इट विल बी लाइक दिस। ये परपेंडिकुलर, ये 45 डिग्री, ये भी 45 डिग्री। तो यहां पे 10 किलोमीटर से बेटा, एंड आई हैव टू फाइंड दिस डिस्टेंस d। तो क्या कहोगे फिर? 10 cos 45 with this one, so d can be written as 10 cos 45, 10 into 1 by root 2। इक्वेशन को रूट 2 से मल्टीप्लाई किया, रूट 2 से डिवाइड किया, तो इट विल बी 5 रूट 2 किलोमीटर्स। दिस इज द क्लोजेस्ट सेपरेशन बिटवीन द टू शिप्स। क्या d का वैल्यू 5 रूट 2 आ रहा है? बेटा ये दो सबसे करीबी डिस्टेंस दोनों जहाजों के बीच में 5 रूट 2 होगा। 5 रूट 2 वाला ऑप्शन बी में मिल रहा है। दिस इज द फाइनल आंसर। समय निकालना है बेटा, तो समय भी निकाल सकते हो आप लोग, है ना। समय कैसे निकलेगा? क्या बोला है? हाउ लॉन्ग डू दे टेक टू रीच इट। बेटा ये डिस्टेंस निकाल सकते हो, ओसी वाली आप लोग, ओसी वाली डिस्टेंस निकालो और उसकी स्पीड निकालो। तो यहां पे टाइम पूछना है, तो टाइम कैन बी रिटन एज OAC।
वो टाइम मांग रहा था, टाइम लिखने हैं बेटा डिस्टेंस अपॉन स्पीड। यहां सबसे करीबी डिस्टेंस तक पहुंचने में, दोनों की जहाज के बीच में सबसे करीबी जो डिस्टेंस थी वो थी डी, वहां तक पहुंचने में कितना टाइम लगा। सो डिस्टेंस यहां पे कौन सी वाली कंसीडर की जाएगी, ओसी डिवाइड बाय V12। ओसी हो जाएगा बेटा 5√2 और V12 हो जाएगा कितना 20√2। सो इट विल बी 1/4 आवर इट्स द टाइम, पर मुझे तो मिनट्स में चाहिए, तो मल्टीप्लाई बाय 60, तो 60/4, 15 4 से 60 होता है, इट विल बी 15 मिनट्स। बेटा यहां पे देखो तो सारा, एक जहाज यहां था, एक जहाज यहां था, ये इधर जा रहा था, ये इधर जा रहा था। इट्स योर V1, इट्स योर V2, तो यहां पे V12 आ गया। ये है वो डिस्टेंस, ये है वो पॉइंट जहां पे दोनों जहाज सबसे करीबी हो डिस्टेंस पे होते हैं। दिस इज द पॉइंट जहां पे दोनों शिप्स एकदम पास पास थे। यहां से लेके यहां तक पहुंचने में कितना टाइम लगा, वही तो पूछा था उसने। तो ओसी डिस्टेंस कितनी है 5√2, कैसे पता चला, अरे भैया देख रहा हो आइसोसेलेस ट्राइंगल बनता है, जो डिस्टेंस AC वही डिस्टेंस, सिंस इट इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल, इट इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल, देयरफॉर OC इक्वल्स टू AC। जो डिस्टेंस OC है वो AC के बराबर है, वो निकाल चुके। 5√2 अपॉन स्पीड V12 निकाला था आपने, कितना आया था V12, माइनस का 20 J कैप, माइनस का 20 I कैप। चलो भाई मैग्नीट्यूड निकालो इसका, √ऑफ 400 प्लस 400 √ऑफ 2 इंटू 400 20√2 किलोमीटर पर आवर। वो डायरेक्टली मैंने स्पीड की जगह पुट किया था, सॉल्व किया था, आंसर आवर्स में आ रहा था, बट ऑप्शन में मिनट्स में दे रखा था, तो भाई 60 से मल्टीप्लाई किया तो आंसर मिनट्स में आ गया। देखो भाई 5√2 किलोमीटर एंड 15 मिनट्स इज द करेक्ट आंसर। डीपीपी में ऐसे एक सवाल आया था 2 गाड़ियों का, वो मैंने आपको कराया था, तो अगर वो आता है तो सबसे सिंपलेस्ट अप्रोच आप यहां पे लगा सकते हो क्लोजेस्ट अप्रोच के लिए। बेटा ऐसे क्वेश्चंस मैंने बोला ना, फिजिक्स में क्वेश्चन भी सिखाता है, तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो इन पे गौर फरमाना, क्योंकि इस प्रकार का सवाल रिलेटिव मोशन में पूछ सकता है वो आपसे, तो आपको प्रिपेयर रहना उसके लिए कि अगर ऐसा क्लोजेस्ट अप्रोच क्या है, मतलब क्या है क्लोजेस्ट अप्रोच का, दोनों पार्टिकल के बीच, दोनों शिप्स के बीच सबसे छोटी डिस्टेंस क्या होगी। ठीक है, तो उस टाइम पे एक को ऑब्जर्वर बना देना, और जो ऑब्जर्वर होता है वो रेस्ट पे होता है, वो मोशन नहीं करता है, तो उसके रेस्पेक्ट में वेलोसिटी बनाना। तो यहां पे 2 के रेस्पेक्ट में 1 वाला जो शिप है वो ऐसे मूव करेगा, 2 के रेस्पेक्ट में 1 वाला शिप ऐसे मूव करेगा, यानी कि 2 को ऐसा लगेगा कि शिप 1 इधर ऐसे जा रहा है, ये 2 को लगता है, ये 2 को लगता है। सेकंड वाले शिप को क्या लगेगा, शिप 1 ऐसे जा रहा है, लेकिन असल में शिप 1 इधर जा रहा है, शिप 2 इधर जा रहा है, असल में ऐसा होता है, लेकिन इसको लगता है ऐसा कि शिप 1 इधर ऐसे जा रहा है। तो अगर इसको ऐसा लग रहा है कि शिप 1 इधर जा रहा है, तो इसके हिसाब से इसके और शिप 1 के बीच में सबसे छोटी डिस्टेंस क्या यही होगी, वो हमने निकाल दी। लिख लो इस सवाल को, अच्छा सवाल है, सितारे चमकाने लायक सवाल है। रिलेटिव मोशन से करोगे तो सही से हो जाएगा, नहीं तो टाइम वगैरह निकाल के सॉल्व करोगे तो बहुत लंबा प्रोसेस आएगा। ठीक है, तो देखा ये शिप 1 था, ये कौन था, शिप नंबर 2 था ये, और ये शिप नंबर 1 था। यहां पे शिप 1 असल में तो इधर जा रहा है, शिप 2 एक्चुअल में इधर जा रहा है, लेकिन शिप 2 को क्या लगता है शिप 1 इधर आ रहा है, तो दिस इज योर V12 बेटा इन दिस डायरेक्शन। ये एंगल 45 डिग्री निकालना अब हमारे लिए कोई बड़ी बात नहीं है, हम बहुत अच्छे जानते हैं y कंपोनेंट अपॉन x कंपोनेंट करके आपने यहां वाला एंगल 45 डिग्री निकाल लिया था। तो ये 45 तो ये भी 45 डिग्री है ना, ये 45 ये 90 तो ये भी 45, ये सेपरेशन के बीच में 10 किलोमीटर का, तो ये 5√2 ये 5√2। क्लियर है ये बातें, सभी को नोट कर लिया था ये वाला पार्ट, इसको भी नोट करो जल्दी से, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। किया नोट सभी ने, चलिए भाई आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल बोलता है, अ कैनन ऑन अ लेवल प्लेन इज एम्ड एट एन एंगल अल्फा above the horizontal and a shell is fired with the muzzle velocity v towards the vertical cliff। भाई अब सीधी सी बात है, कैनन मतलब तोप होती है, तुम भी जानते हो मैं भी जानता हूं, तो यहां पे कुछ तुमने देखा होगा राजा महाराजाओं के टाइम पे तोप कुछ इस प्रकार से होती थी। इससे r डिस्टेंस पे एक पहाड़ी है जो कि यहां पे ऐसे रखी हुई है, जब आपने यहां से एक शेल को फायर किया इट विल गो लाइक दिस लाइक दिस लाइक दिस, और यहां पे टकराती है ना। With a muzzle velocity v towards a vertical cliff at a distance r away, the height from the bottom at which the shell strike। भाई कितनी हाइट पे जाके ये स्ट्राइक करेगी ये आपको बताना है। ठीक है,
और ये अल्फा एंगल हमने हॉरिजॉन्टल से बनाया। आपको एच निकालना है, निकाल पाएंगे क्या आप लोग? आप लोगों को एच निकालना है। क्या ये बहुत बड़ा टास्क हो गया हमारे लिए? ये पता है, ये निकालना है, वी दे रखा है, अल्फा दे रखा है, सब कुछ दे रखा है। तो यहां से कंपेयर करें तो क्या x यहां पे r के बराबर होगा? बिल्कुल होगा सर। क्या यहां पे y हमारा h के बराबर होगा? बिल्कुल होगा। इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी याद है? x tan थीटा माइनस का हाफ g x स्क्वायर डिवाइडेड बाय u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। याद आया कुछ? पक्का? थीटा की जगह अल्फा पुट करना है, इस बार x की जगह r पुट करना है, y की जगह h पुट करना है, u की जगह v पुट करना है और हमारा आंसर आ जाएगा। तो लेट्स सॉल्व इट बेटा। तो h इक्वल्स टू r tan अल्फा माइनस का हाफ g x की जगह r स्क्वायर डिवाइडेड बाय v स्क्वायर cos स्क्वायर अल्फा। देख लो जरा, कुछ मैच कर रहा होगा यहां पे तो देख लेना। तो r tan अल्फा माइनस का हाफ g r स्क्वायर बाय v स्क्वायर cos स्क्वायर अल्फा। एक ही ऑप्शन दिख रहा है, ये वाला, ठीक है, एक ही ऑप्शन दिख रहा है जो कि ये है पहला वाला। तो ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। बस यही पूछा था उसने, हाइट पूछी थी, हाइट हमने बता दी है, दिस इज योर हाइट बेटा। खत्म सवाल, यही था इसमें। चलो ठीक है, समझ गए बात को। ये ध्यान रखना, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी कैसी जगहों पे काम आ रहे है ना। जहां पे आपसे हाइट, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, ऐसी बातें पूछ रहे हैं ना, तो आप इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी लगा दीजिए वहां पे। लगा सकते हैं ना? चलिए भाई आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल बोलता है अ प्रोजेक्टाइल इज प्रोजेक्टेड विद द वेलोसिटी u so that its range on a horizontal plane is twice the greatest height। क्वेश्चन में बोला है रेंज जो है वो 2 टाइम्स है मैक्सिमम हाइट के। आपको याद है रिलेशन होता था r बाय h का, कैन बी रिटन एज 4 डिवाइडेड बाय tan थीटा। कुछ याद आया? ऐसे सवाल आएंगे इसलिए बताया था ये r बाय h रेशियो। द रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल इज द मैक्सिमम रेंज, है ना बेटा, ये मैक्सिमम रेंज पूछ रहा है आप लोगों से। वो पूछ रहे हैं मैक्सिमम रेंज कितनी होगी। बेटा हम भी जानते हैं, तुम भी जानते हो, मैक्सिमम रेंज होती है u स्क्वायर बाय g। यहां से देखो तो रेंज की जगह 2 टाइम्स ऑफ h मैक्स डिवाइडेड बाय h मैक्स इक्वल्स टू 4 बाय tan थीटा। h मैक्स मर जाएगा, tan थीटा की वैल्यू 2 बन जाएगी। यहां से tan थीटा 2 बनेगा। यहां पे इसको संभाल के रखते हैं, अभी इसको संभाल के रखो। देखो भाई tan थीटा 2 बनता है, इट सिंपली मींस दैट इट इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। बेस कितना 1, हाइपोटेन्यूस कितना बनेगा अंडर रूट ऑफ 4 प्लस का 1, हाइपोटेन्यूस होगा अंडर रूट ऑफ 5। ठीक है, चलिए भाई बहुत बढ़िया। रेंज का फॉर्मूला क्या होता था वैसे? रेंज का फॉर्मूला होता था u स्क्वायर 2u स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा डिवाइडेड बाय g। क्या यही होता था फॉर्मूला? तो रेंज को लिखते हैं बेटा, ध्यान से लिखना, रेंज को लिखते हैं 2u स्क्वायर। बेटा साइन थीटा को क्या लिखेंगे? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, सो 2 अपॉन रूट 5, तो 2 डिवाइडेड बाय रूट 5। कॉस थीटा को लिखेंगे बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, तो 1 अपॉन रूट 5, और ये अपॉन में g चल रहा है, सो इट कैन बी रिटन एज 4u स्क्वायर बाय 5g इज योर r। ठीक है, 4u स्क्वायर बाय 5g दिख रहा है कहीं पे कुछ? पर वो क्या मांग रहे हैं? द रेंज, ओह सॉरी, द रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल इज इक्वल टू, तो ये रेंज आ गई हमारे पास में, है ना। साइन थीटा कॉस थीटा की कमी थी, उसके लिए उन्होंने हमें डाटा दे रखा था। वो कहां मैं मैक्सिमम रेंज के हालत में पड़ गया। वो मैक्सिमम रेंज वाली पिक्चर यहां पे सेट नहीं होनी थी, है ना। वो आई थिंक दूसरा सवाल था जो मुझे याद आ रहा था। वो दूसरा सवाल है जो मैं याद कर रहा था, कोई बात नहीं, अभी इसको तो टिक करो। 4u स्क्वायर बाय 5g। आगे एक और सवाल आएगा, उसमें मैक्सिमम रेंज पूछता है। आगे एक और सवाल है जिसमें मैक्सिमम रेंज पूछ रहा था, मुझे लगा ये वो वाला सवाल होगा। कोई बात नहीं, चलो ठीक है। ठीक है, तो रेंज का फॉर्मूला हमने निकाला, 4u स्क्वायर बाय 5g आ रहा है। दिस इज द फाइनल आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। इसको नोट कर लीजिए जल्दी से।
ठीक है, तो सवाल में दे रखा था r इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ h मैक्सिमम, r बाय h रेशियो यूज करके हमने पहले तो tan थीटा निकाला, फिर हाइपोटेन्यूस निकाल लिया, अब हमने रेंज के फॉर्मूले में सारी बातें पुट करी। एक और सवाल है मैक्सिमम रेंज पे, उसको देखते हैं ना, अभी आएगा आगे, वो बताता हूं। पार्टिकल मूव अलोंग द पॉजिटिव ब्रांच ऑफ द कर्व y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर बाई टू। बेटा एक कर्व है y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर बाई टू और एक कर्व x की वैल्यू जो हो जाएगी वो है t स्क्वायर बाई टू। ठीक है, तो कर्व है y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर बाई टू और x का वैल्यू जो है वो t स्क्वायर बाई टू है। द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल, पार्टिकल की वेलोसिटी पता नहीं है। वेलोसिटी जब आप पार्टिकल की लिखोगे इट कैन बी रिटन एज vx i कैप प्लस vy j कैप। क्या ऐसे लिखते हैं वेलोसिटी को? क्या मैं vx को लिखूंगा dx बाई dt? क्या मैं vy को लिखूंगा dy बाई dt? अगर ऐसी बातें हैं तो बिल्कुल सही बोल रहे हो तुम लोग, लेकिन पॉइंट है कि सर y x पे डिपेंड कर रहा है, इसको t के फॉर्मेट में बनाओ। सो y कैन बी रिटन एज 1/2 इंटू एक्स स्क्वायर, बेटा t स्क्वायर बाई 2 का होल स्क्वायर। सो y कम्स आउट बी t का पावर 4 डिवाइडेड बाई 8। सो y है t का पावर 4 डिवाइड बाई 8, x है t का पावर 2 डिवाइड बाई 2। नाउ लेट्स सॉल्व vx। तो बेटा vx को लिखा dx बाई dt, vx को लिखेंगे dx बाई dt इक्वल्स टू, बेटा यहां पे इसको सॉल्व करेंगे, डिफरेंशिएशन t स्क्वायर का 2t डिवाइडेड बाई 2, तो इसका डिफरेंशिएशन आता है t। 2 सेकेंड्स पे वेलोसिटी निकाली हम लोगों ने, 2 सेकेंड्स पे वेलोसिटी निकाल रही है, इट विल बी 2 मीटर पर सेकेंड। तो ये x में वेलोसिटी आ गई। फिर हम y में वेलोसिटी निकालते हैं, तो vy कैन बी रिटन एज dy बाई dt। vy को लिखा जाएगा dy बाई dt, इट इज इक्वल्स टू, बेटा यहां पे देखो तो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, t का पावर 4 t क्यूब डिवाइडेड बाय 8 t क्यूब डिवाइडेड बाय 2। चलिए भाई t इक्वल्स टू 2 सेकेंड्स पे हम इसको सॉल्व करेंगे, तो वेलोसिटी ऑफ y एट t इक्वल्स टू 2 सेकेंड्स, इट कम्स आउट बी 8/2 यानी कि 4 मीटर पर सेकेंड। क्या बात है, तो दो चीजें हमें पता चल चुकी है, vx और vy। तो यहां पे v निकाल सकते हो आप लोग, इट कैन बी रिटन एज vx की जगह 2i कैप, vy की जगह 4j कैप, तो 2i कैप प्लस 4j कैप, बी ऑप्शन दिख रहा है, देख लीजिए यही आंसर होगा। vx कितना 2, vy कितना 4, सो 2i कैप प्लस 4j कैप, दिस इज द फाइनल आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। कंप्लीट हो गया सवाल, है ना? कर लीजिए भाई नोट, इसको भी कर लीजिए, इसको भी नोट, फिर आगे बढ़ते हैं। कर लिए नोट सभी ने? चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, ये कहां गया वो, अच्छा आगे आएगा भी। अ पार्टिकल मूव इन द प्लेन एक्स वाई विद द वेलोसिटी ऑफ v वेक्टर। बेटा यहां पे एक पार्टिकल है एक्स वाई प्लेन में मूव कर रहा है, वेलोसिटी दे रखी है k1 i कैप प्लस k2 x j कैप। ठीक है, वेयर i कैप एंड j कैप आर द यूनिट वेक्टर अलोंग द x एक्सिस एंड द y एक्सिस, k1 एंड k2 आर द कांस्टेंट एट द इनिशियल मोमेंट ऑफ टाइम। पार्टिकल जो था बेटा वो ओरिजिन पे है ना? सो t इक्वल्स टू 0 पे है, पार्टिकल कहां पे है? ओरिजिन पे है, x भी 0 है, y भी 0 है। तो ये सारी बातें आपको पता है। तो पार्टिकल इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी बताना है पार्टिकल की, तो इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी बताना है पार्टिकल की, तो कैसे बताएंगे? सिर्फ एक वेलोसिटी देके वो इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी मांग रहा है हमसे, क्या करें सर? एक वेलोसिटी देके वो हमसे इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी मांग रहा है, हो गया सॉल्व। लो भाई देखो, क्या मैं इसको vx लिखूं के, क्या मैं इसको vy लिखूं? बिल्कुल लिखिए सर, ये k1 ये k2x। क्या मैं vx को लिखता हूं dx बाई dt? हां बिल्कुल सर। क्या ये k1 के बराबर होगा? बिल्कुल होगा। क्या मैं यहां से लिखूंगा कि dx को लिख सकते हैं k टाइम्स ऑफ dt1, k1 टाइप्स ऑफ dt? क्या मैं दोनों तरफ इंटीग्रेट करूंगा? क्या t इक्वल्स टू 0 पे x का वैल्यू 0 था, क्या किसी टाइम t पे इसका वैल्यू x हो जाएगा? क्या इसको फर्दर सॉल्व करने से x इक्वल्स टू k1 t, क्या यही मिलेगा हम लोगों को? x का वैल्यू k1 t मिलेगा। यहां पे आइए जरा, x की जगह k1 t होता है तो vy को लिखते हैं dy बाई dt इक्वल्स टू k2। बेटा x की जगह पे मैं k1 t लिख रहा हूं, तो x की जगह पे k1 t लिख दिया। देखो यहां पे x था ना, इसकी जगह पे k1 t लिख दिया। dt को इधर भेज दीजिए, सो dy इक्वल्स टू k1 k2 इंटू dt, k1 k2 t इंटू dt। बेटा फिर से दोनों तरफ इंटीग्रेशन करेंगे, t इक्वल्स टू 0 पे y का वैल्यू 0 था, किसी टाइम t पे y का वैल्यू y हो जाएगा। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं, तो इसका इंटीग्रेशन मैं आगे सॉल्व कर रहा हूं ध्यान से देखिएगा सभी लोग। dy y का वैल्यू 0 से लेके y की वैल्यू y तक चलेंगे, इक्वल्स टू k1
K2 इंटीग्रल ऑफ t dt, इनिशियली टाइम 0 था, किसी टाइम t पे बात कर रहे हैं। सो y इज इक्वल्स टू K1 K2 t स्क्वायर बाय 2। क्या ये वाली बातें सही रहेगी? बिल्कुल सही रहेगी सर। पर क्या ये इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी बना? नहीं सर। y की इक्वेशन ये है, x की इक्वेशन वो है K1t, x इक्वल्स टू K1t, x इक्वल्स टू K1t। therefore y का जो वैल्यू बनेगा इट विल बी K2 इंटू K1t इंटू t बाई 2। K2 K1t इंटू t बाई 2। बेटा K1t की जगह x लिखूं तो x K2 t बाई 2, या चाहो तो t की जगह x पुट करते हैं ना। एक काम करते हैं, पूरे t की जगह पे x ही पुट कर देते हैं। t की जगह पे हम क्या पुट कर सकते हैं? x बाई K1। सो y इक्वल्स टू K1 K2 डॉट t की जगह पे x स्क्वायर बाय 2 K1 का स्क्वायर। K1 से K1 मर जाएगा, सो इट विल बी K2 बाय K1 इंटू एक्स स्क्वायर। सो 2K2 बाय K1 एक्स स्क्वायर। चलिए भाई मैच करते हैं। 2K2 बाय K1, 2K2 बाय K1 इंटू एक्स स्क्वायर, ये मिल रहा है मेरे को। देखो 2K2 बाय K1 इंटू एक्स स्क्वायर, क्या ये इक्वेशन सही रहेगी क्या y की? देखो जरा एक बार। इट्स ऑल अबाउट द इंटीग्रेशन। कोई नया रॉकेट साइंस नहीं लगाई हम लोगों ने, वही पुरानी बातें हैं। इसको देख के Vx का अंदाजा हो गया, इसको देख के Vy का अंदाजा हो गया। Vx को लिखा जाता है dx बाई dt, Vy को लिखा जाता है dy बाई dt। और मेरे बच्चे ऐसा करने से x की वैल्यू K1t, और यहां पे जब आप सॉल्व करोगे तो y का वैल्यू इंटीग्रेट करके निकालना पड़ेगा। y का वैल्यू आपने इंटीग्रेट किया, इंटीग्रेट करके y का वैल्यू निकाला, तो यहां पे y का वैल्यू आता है K1 K2 t स्क्वायर बाय x। क्योंकि x का वैल्यू K1t था तो t का वैल्यू x बाय K1 हो सकता है। इस t को उठा के यहां पे पुट करेंगे एंड यस वी गॉट दिस वैल्यू 2K2 x स्क्वायर बाय K1, 2K2 x स्क्वायर बाय K1, 2K2 x स्क्वायर बाय K1 आ गया। यही आंसर है, नोट करो इसको जल्दी से। अच्छा सवाल है, दिमाग लगाने वाला है, क्योंकि आपको वेलोसिटी दे रखी थी। ये सोचना पड़ेगा कि Vx और Vy को कैसे लिखा जा सकता है। ठीक है, तो दिमाग लगाने वाला सवाल, सितारा चमका लेना इस पे भी। हालांकि है बहुत इजी, लेकिन बस ये थोड़ा सा दिमाग अगर आपने चला लिया तो क्वेश्चन हो जाएगा, नहीं तो फिर फंसे रहोगे, फिर सोचते रहोगे क्या करें क्या ना करें, ये कैसी मुश्किल है। हाँ, चलिए भी अगला सवाल। A particle is projected with the speed v from a point O, make an angle of 30 degree with the vertical. At the same instant, a second particle is thrown vertically upward from a point A. बेटा यहां पे क्या हो रहा है, एक पार्टिकल को तो प्रोजेक्ट किया वर्टिकल से 30 डिग्री पे, और जब इस पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया, एक पार्टिकल को यहां से वर्टिकली अपवर्ड फेंक दिया गया, है ना। तो दो पार्टिकल की कहानी हो गई यहां पे। पहला पार्टिकल ये हो गया, दूसरा पार्टिकल यहां पे हो गया। चलिए भाई, The two particle reaches the height h. यहां पे दोनों पार्टिकल h हाइट तक पहुंचते हैं। The highest point on the parabolic path of the particle one simultaneously, then the ratio by v by v, है ना। इसकी वेलोसिटी कैपिटल v, इसकी वेलोसिटी छोटा v, पता है ना, कैपिटल v स्मॉल v अंतर होता है, तो कैपिटल v और स्मॉल v का रेशियो बताना है आपको। दोनों सेम हाइट पे पहुंचते बेटा, क्या दोनों सेम हाइट पे पहुंचते हैं? जी सर बिल्कुल। साइमल्टेनियसली मतलब साथ में पहुंच रहे हैं? हाँ सर। चलिए भाई, तो सबसे पहले मैं पार्टिकल 1 को सॉल्व करता हूं। ये रहा मेरा पार्टिकल नंबर 1। मैं पार्टिकल 1 को सॉल्व करता हूं, तो हैशटैग पार्टिकल 1। पार्टिकल 1 को सॉल्व करने लगे तो यहां पे h का फॉर्मूला होता है बेटा v स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 2g। क्योंकि एंगल इस बार वर्टिकल से है, और जब एंगल वर्टिकल से होता है तो मैंने बोला था साइन की जगह कॉस आ जाता है, तो यहां पे एंगल वर्टिकल से है, इसलिए इसको लिखूंगा कॉस स्क्वायर थीटा। थीटा यहां पे 30 डिग्री। याद है मैंने बोला था अगर एंगल वर्टिकल से होता है तो जहां पे साइन है वहां कॉस हो जाएगा, जहां कॉस है वहां साइन होगा। अक्सर जो क्वेश्चन हम सॉल्व करते थे उसमें हॉरिजॉन्टल से लेते थे, तो आपकी इच्छा श्रद्धा है, अगर आप 30 डिग्री ले रहे हो तो यहां कॉस लिखना, अगर आप 60 डिग्री ले रहे हो तो यहां साइन से काम चल जाएगा। ठीक है, तो h इक्वल्स टू v स्क्वायर, कैपिटल V है बेटा ये, है ना, मेक श्योर इट इज अ कैपिटल V, कॉस स्क्वायर 30, कॉस स्क्वायर 30 डिग्री डिवाइड बाय 2g। कॉस स्क्वायर 30 डिग्री इट्स रूट 3/2 का होल स्क्वायर 3/4 होता है, तो h इक्वल्स टू कैपिटल V स्क्वायर इंटू 3/2g इंटू 4, तो यहां पे 8gh डिवाइडेड बाय 3 इज द वैल्यू ऑफ कैपिटल V स्क्वायर।
कि यहां से कैपिटल वी का वैल्यू मिलता है अंडर रूट ऑफ 8GH डिवाइडेड बाय 3। कैपिटल वी का वैल्यू मिल गया। नाउ लेट्स फॉर द पार्टिकल नंबर 2। कहां है पार्टिकल नंबर 2? ये रहा जिसको छोटे v की स्पीड से फेंका गया था, सेकंड पार्टिकल जिसको छोटे v की स्पीड से फेंका। सॉल्विंग फॉर पार्टिकल नंबर 2, हैशटैग पार्टिकल नंबर 2 के लिए सॉल्व किया। बेटा ये तो वन डायमेंशन मोशन कर रहा है, तो 1D मोशन के लिए सीधी सीधी इक्वेशन होती थी, अगर आपको याद हो तो v स्क्वायर इक्वल्स टू 2GH लगता है। याद आया कुछ? तो v का वैल्यू अंडर रूट ऑफ 2GH लगेगा। ये छोटा v, वो कैपिटल V, दोनों में अंतर है। ठीक है, ये कैपिटल V, इसको मैंने इक्वेशन नंबर 1 नाम दे दिया। आगे है छोटा v, जिसको इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे दिया। इक्वेशन 1 अपॉन इक्वेशन 2 मांग रहा है वो, यानी कि कैपिटल V अपॉन छोटा v मांग रहा है वो। अंडर रूट ऑफ 8GH डिवाइडेड बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 2GH। अंडर रूट ऑफ GH से अंडर रूट ऑफ GH मर जाएगा एंड इट कम्स टू बी अंडर रूट ऑफ 8 डिवाइड बाय 3 इंटू 2 अंडर रूट ऑफ 4 बाय 3, यानी कि चाहो तो 2 बाय रूट 3 भी लिख सकते हो। ऑप्शन देख लो किस फॉर्मेट में, 2 बाय रूट 3 थर्ड ऑप्शन में। आंसर हमारा मैच हो जाएगा एंड दिस इज योर फाइनल आंसर। इसको 2 डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ 3 लिख सकते हो। तो रेशियो कैपिटल V अपॉन स्मॉल v कम्स आउट बी 2 डिवाइडेड बाय रूट 3। तरीका बड़ा सिंपल सा था, कोई रॉकेट साइंस नहीं था इसमें। और ठीक है, सो 2 डिवाइडेड बाय रूट 3 इज द फाइनल आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। उम्मीद करता हूं समझ आया होगा, तो छाप लो जल्दी से, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए भाई, नोट किया होगा सभी ने? यहां पे आएंगे, ये सारी बातें लिखेंगे और ये सारी बात लिखने के बाद आगे बढ़ेंगे अगले सवाल की ओर। अगला सवाल हमसे कहता है, इफ r इज द रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल ऑन अ हॉरिजॉन्टल प्लेन एंड h इज द मैक्सिमम हाइट, देन द मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज विद द सेम वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल इज। ये बोल रहा था मैं सवाल, वो मुझे जो दिमाग में आ रहा था ना, वो ये था। सो क्या फाइंड करना है? आर मैक्स कितना होता है ये बताना है। ठीक है, आर जो है बेटा वो रेंज होती है, जो कि आपको पता है फॉर्मूला क्या होता है, यू स्क्वायर बाय जी 2 साइन थीटा कॉस थीटा, है ना? भूले तो नहीं हो ना? और एच उन्होंने कहा है मैक्सिमम हाइट है, और मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला भी आप जानते हैं क्या होता है, इट इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय 2g। ठीक है, मैक्सिमम रेंज होता है बेटा यू स्क्वायर बाय जी, तो यू स्क्वायर बाय जी को ही सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो मैक्सिमम रेंज मुझे आर और एच के फॉर्मेट में चाहिए, है ना? तुम भी जानते हो, मैं भी जानता हूं कि मैक्सिमम रेंज का एक फॉर्मूला होता है हमारे पास, यू स्क्वायर बाय जी, बट हमें ये चीज नहीं चाहिए। मैक्सिमम रेंज का फॉर्मूला यू स्क्वायर अपॉन जी होता है, बट इस क्वेश्चन में मुझे ये चीज नहीं चाहिए। इस क्वेश्चन में वो मुझसे जो मांग रहा है, वो बोलता है भैया मैक्सिमम रेंज आर और एच के टर्म्स में बताइए। तो सवाल यह है कि मैक्सिमम रेंज कितना, ये नहीं, सवाल यह है कि मैक्सिमम रेंज इन टर्म्स ऑफ आर एंड एच, टर्म्स ऑफ आर एंड एच, ये बताना है। क्या करें भाई? यहां से एक चीज तो समझ आती कि आर बाय एच करूंगा मैं, आर बाय एच करूंगा मैं, तो यू स्क्वायर बाय जी से यू स्क्वायर बाय जी तो मर जाएगा, एक साइन थीटा से साइन थीटा मर जाएगा, तो इट कम्स आउट बी 4 cos थीटा डिवाइड बाय साइन थीटा। ठीक है, क्या करें भाई? इसको सिंप्लीफाई कर लेते थोड़ा सा और। इसको अगर मैं सिंप्लीफाई करके लिखूं तो r बाय 4h इक्वल्स टू कॉट थीटा, एक चीज बनती है हमारे सामने, ये जो है दिख रहा होगा। ठीक है, बहुत बढ़िया। क्या करें क्या करें क्या करें क्या करें क्या करें? एक काम कर सकते हैं, यहां से यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा निकालते हैं, यहां से कॉस थीटा की फॉर्म में निकालते हैं चीजों को, है ना? सो h इक्वल्स टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय 2g, तो यहां से यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय g का वैल्यू बनता है 2h। हाँ, इसको डब्बे में बंद कर लेते हैं। लेट अस मार्क दिस टू बी इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 हो जाएगी। फिर हम रेंज के फॉर्मूले पे चले। रेंज के फॉर्मूले को पहले ही बोल चुके हैं, इट विल बी 2u स्क्वायर साइन थीटा
कॉस थीटा डिवाइड बाय जी। भाई पूरी इक्वेशन को कॉस थीटा से मल्टीप्लाई किया, कॉस थीटा से डिवाइड किया। ऐसा क्यों किया सर आपने, ऐसा क्यों किया, चलो बता दो। सो आर इक्वल्स टू यू स्क्वायर साइन थीटा डिवाइड बाय जी कॉस थीटा डॉट कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, साइन थीटा को नीचे लेके आएंगे तो रेंज बनेगा 2u स्क्वायर बाय जी। बेटा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा कॉट थीटा होता है और यहां पे कॉस स्क्वायर थीटा चल रहा है। तो यहां से देखा जाए तो u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय जी कैन बी रिटन एज r कॉट थीटा डिवाइड बाय 2। देखो ना यार, u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन जी r कॉट थीटा डिवाइड बाय 2 होते हैं। लेट अस मार्क टू बी दिस इक्वेशन नंबर 2। बेटा ये देखो u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन जी, u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन जी, तो 1 + 2 कर दे, 1 + 2 करते हैं। सो इक्वेशन नंबर 1 प्लस इक्वेशन नंबर 2। पहली इक्वेशन है u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय जी, दूसरी इक्वेशन है u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय जी इज इक्वल्स टू, पहली इक्वेशन किसके बराबर थी बेटा, 2h प्लस r कॉट थीटा बाय 2, 2h प्लस आर कॉट थीटा डिवाइड बाय 2। बड़े यहां पे यू स्क्वायर बाई जी को कॉमन निकाल लेंगे, यू स्क्वायर बाई जी कॉमन आएगा, सो इट कैन बी रिटन एज साइन स्क्वायर थीटा प्लस का कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 2h प्लस आर बाई 2। बेटा कॉट थीटा अभी सॉल्व किया था हमने, कॉट थीटा कितना आ रहा है देखो तो, कॉट थीटा आ रहा है r अपॉन 4h, पुट कर दूं, ये कॉट थीटा r अपॉन 4h है, पुट कर रहा हूं मैं, तो कॉट थीटा की जगह डॉट r अपॉन 4h। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, ये तो 1 हो जाएगा पूरा पार्ट है ना, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो u स्क्वायर बाई जी इज इक्वल्स टू 2h प्लस r स्क्वायर डिवाइडेड बाय 8h। ठीक है, मार्क दिस इक्वेशन नंबर 3। अब आगे बढ़ते हैं, मैक्सिमम रेंज का फॉर्मूला आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूं, इट विल बी इक्वल्स टू यू स्क्वायर बाय जी। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3, आर मैक्स कैन बी रिटन एज 2h प्लस आर स्क्वायर बाय 8h, आर स्क्वायर बाय 8h। 2h को कॉमन निकाल ले, देख लेते हैं कुछ बात बन रही है कि नहीं बन रही। 2h को कॉमन निकालने से कहानी बन सकती है कि नहीं बन सकती, देख ले। देखो सीधा ही बन गया, कुछ नहीं करने, देखो 2h प्लस आर स्क्वायर बाय 8h सीधा सीधा बन गया। मैं तो चेक कर रहा था कि कुछ और बन जाए, लेकिन देखा है तो डायरेक्टली आंसर है, तो 2h प्लस आर स्क्वायर बाय 8h, सो इट विल बी योर 2h प्लस आर स्क्वायर बाय 8h। दिस इज योर मैक्सिमम रेंज, दिस इज द फाइनल आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, कोई समस्या तो नहीं, परेशानी तो नहीं, कुछ नहीं है, थोड़ा सा एक्स्ट्रा दिमाग लगाना है हम लोगों को। रेंज का फॉर्मूला पता है, एच मैक्स का फॉर्मूला पता है, इनके बीच में रिलेशन निकाल लिया हम लोगों ने। बेटा मैक्सिमम हाइट से यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g का वैल्यू देख रहे हैं, तो फ्रॉम द इक्वेशन ऑफ द मैक्सिमम हाइट मैंने यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई जी, इसको लिखा 2h। रेंज के फॉर्मूले से मैंने कॉस थीटा से मल्टीप्लाई किया, कॉस थीटा से डिवाइड किया, तो बेटा ये कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, तो 2u स्क्वायर साइन थीटा कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय जी कॉस थीटा। यहां से u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा बाय जी का वैल्यू निकाला, 2 r कॉट थीटा बाय 2, ये क्वेश्चन नंबर 2 नाम दे दिया। u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, दिखने में अच्छा लग रहा है, इक्वेशन नंबर 1 और 2 को ऐड कर दिया बेटा। 1 और 2 को ऐड करते ये कहानी इधर बनती है, ये कहानी इधर बनती है। सिंपल सा फंडा है, आपको u स्क्वायर बाय जी लिखा है, यहां पे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, बेटा ये 1 हो जाता है, इक्वल्स टू 2h प्लस आर बाय 2 डॉट कॉट थीटा की जगह r बाय 4h। सॉल्व कीजिए, यू गॉट दिस फाइनल आंसर। ठीक है, अब मैक्सिमम रेंज की बात करी जाए तो मैक्सिमम रेंज भी तो यू स्क्वायर बाय जी होता है, तो बस इक्वेशन 3 से हमने लिखा कि मैक्सिमम रेंज हमारा 2h प्लस आर स्क्वायर बाय 8h बनेगा। तो दिस इज योर फाइनल आंसर, जल्दी से नोट कीजिए इसको। क्लियर है सभी को, सारी बातें लिख लिया सभी ने। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल। अ पार्टिकल इज थ्रोन ओवर अ ट्राइंगल, बट एक पार्टिकल को एक ट्राइंगल के ऊपर से फेंका जा रहा है
फ्रॉम वन एंड ऑफ द हॉरिजॉन्टल बेस एंड द ग्रेजिंग द वर्टेक्स फॉल्स ऑन द अदर एंड। बेटा यहां पे एक ट्राइंगल बना लेते हैं पहले तो। उसने डिफाइन नहीं किया कि कौन सा ट्राइंगल है, तो बस मैंने सोच लिया कोई सा भी ट्राइंगल हो सकता है। ये रैंडमली सोचा। पार्टिकल को यहां से प्रोजेक्ट करेंगे, पार्टिकल यहां से छूते हुए जाएगा और यहां जाके गिर जाएगा, छूते हुए जाएगा और पार्टिकल यहां जाके गिरेगा। बेटा यहां पे एंगल ऑफ प्रोजेक्शन है थीटा, ठीक है। पार्टिकल को जब हमने यहां पे फेंका तो एक साइड का एंगल था अल्फा, एक साइड का एंगल है बीटा। ये सारी बातें उन्होंने क्वेश्चन में बोली है। दिस इज द y पार्ट, यहां से ये x हो जाएगा। दिस होल पार्ट इज योर रेंज r, तो बेटा बचा हुआ पार्ट हो जाएगा r माइनस का x। जानते हो ना ये सारी बातें, ये है कंडीशन। तो ये थीटा, अल्फा और बीटा, इनमें रिलेशन बताना है मुझे। तो एक पार्टिकल को फेंका ओवर अ ट्राइंगल फ्रॉम वन एंड, एक एंड से पार्टिकल को फेंका, ठीक है, एंड ग्रेजिंग द वर्टेक्स। बेटा ग्रेजिंग मतलब छू के चली जाए, इसको टच करते हुए जा रही है वर्टेक्स को, तो वर्टेक्स को टच करते हुए गई और दूसरे एंड पे जाके पार्टिकल गिर गया। इफ अल्फा एंड बीटा आर द बेस एंगल, बेटा बेस पे जितने एंगल्स बन रहे अल्फा और बीटा हो गए, थीटा इज द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, देन द करेक्ट रिलेशन बिटवीन थीटा, अल्फा एंड बीटा, थीटा अल्फा बीटा में। बेटा मैंने मान लिया ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस y हो जाएगा, ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस x हो जाएगा, पूरा पार्ट ये रेंज होता है, ये x है, ये रेंज है, तो बचा हुआ r माइनस x हो जाएगा। ये x है, ये r है, तो बचा हुआ r माइनस x होगा। तो सबसे पहले मैं tan अल्फा लिखने जा रहा हूं, यहां से ध्यान देखिएगा सभी लोग। tan अल्फा, सो tan अल्फा परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, tan अल्फा परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, परपेंडिकुलर है y, बेस है x, ठीक है। फिर मैं फाइंड करूंगा tan बीटा, tan बीटा भी होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर है y, बेस है r माइनस का x, ठीक है। ऑप्शन में देखेंगे तो tan अल्फा प्लस tan बीटा वाली पिक्चर दिख रही है मेरे को, है ना, मोस्ट ऑफ द केसेस में ऐसी कुछ दिख रहा है। सो एक बार tan अल्फा प्लस tan बीटा कर लेता हूं। सो tan अल्फा प्लस tan बीटा किया मैंने, इट कम्स आउट बी y अपॉन x प्लस y अपॉन r माइनस x। सो tan अल्फा प्लस tan बीटा इक्वल्स टू एलसीएम आएगा x r माइनस का x। इट कम्स आउट बी y r माइनस का x प्लस y इंटू x। सो सॉल्व किया इसको, tan अल्फा प्लस tan बीटा, सॉल्व किया y r माइनस वाई एक्स प्लस वाई एक्स। देखो y इंटू एक्स माइनस का, y इंटू एक्स प्लस का मर जाएगा। योर आंसर विल बी y r डिवाइडेड बाय x r माइनस का x। तो यहां पे ये तो हो गई हमारी पहली इक्वेशन, इसको करेंगे डब्बे में बंद। सो इट विल बी y r डिवाइड बाय x r माइनस x, y r डिवाइडेड बाय x r माइनस x। सेकेंड चीज जो मैं है वो है tan थीटा फाइंड करने जा रहा हूं बेटा। tan थीटा कहां से निकाला जाएगा? फ्रॉम द इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। तो tan थीटा निकालेंगे फ्रॉम द इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। तो मैं सेकेंड पार्ट इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री से सॉल्व करूंगा। सो फ्रॉम इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री tan थीटा की कहानी वहां से मिलेगी। y इक्वल्स टू x tan थीटा 1 माइनस एक्स बाय आर। याद आई ये वाली इक्वेशन आपको? सो y अपॉन x इक्वल्स टू tan थीटा r माइनस एक्स डिवाइड बाय r। सो tan थीटा इक्वल्स टू y r डिवाइडेड बाय x इंटू r माइनस एक्स। क्या बात है सर, क्या ही बात है, मजा ही आ गया। ये हमारी इक्वेशन नंबर 2 बन जाएगी, है ना। ये हमारी इक्वेशन नंबर 2 बन गई। सोचो जरा, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री से tan थीटा निकाला, वाई आर अपॉन एक्स आर माइनस एक्स। पहले आपने tan अल्फा प्लस tan बीटा किया, वाई आर अपॉन एक्स आर माइनस एक्स। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2, we got this that tan theta equals to tan alpha plus tan beta। क्या पता चला कि tan theta जो है वो tan alpha
प्लस tan बीटा के बराबर है। tan थीटा जो हो जाएगा वो tan अल्फा प्लस tan बीटा के बराबर होगा। तो चलिए भाई ऑप्शन में मार्क करते हैं इसको, tan थीटा इक्वल्स टू tan अल्फा प्लस tan बीटा, बी ऑप्शन इज एब्सोल्युटली करेक्ट है। अच्छा सवाल है ये भी, वो रिलेशन पूछता है ऐसे, है ना। तो कभी ऐसी चीजें आ जाए तो घबराने का नहीं बिल्कुल भी, कभी अगर ऐसी चीजें आ जाए तो घबराने का नहीं बिल्कुल भी, काम चलने देना बढ़िया से। नोट कर लीजिए इसको जल्दी से। किया नोट सभी ने? समझते हो ना बात को तुम लोग? ये भी लिख लीजिए जल्दी से। हो गया? बढ़े अगले सवाल की ओर। चलिए भाई अगला सवाल, अ पार्टिकल P इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द सरफेस ऑफ द स्मूथ इंक्लाइन प्लेन। बेटा फिगर देखने के लिए बोल रहा है, फिगर मैं बनाऊंगा तुम्हारे लिए। सो यहां पे एक इंक्लाइन प्लेन है, एक पार्टिकल को यहां से प्रोजेक्ट किया गया, ठीक है। तो ये ऐसे जाता है पार्टिकल यहां पे ऐसे, सेम पॉइंट से, है ना। यहीं से एक और पार्टिकल था जिसको कि हमने सीधा छोड़ दिया। सेम पॉइंट से एक और पार्टिकल था जिसको कि हमने बिल्कुल सीधा हमने छोड़ा। उसने बोला कि दोनों पार्टिकल जो है 4 सेकंड के बाद मिलते हैं, P एंड Q, है ना। तो ये P वाला तो पार्टिकल ये हो जाएगा, ये Q वाला पार्टिकल हो जाएगा। Q वाले को वहां से छोड़ा है, P वाले को वहां से प्रोजेक्ट किया है। T इक्वल्स टू 4 सेकंड्स पे दोनों पार्टिकल कोलाइड करते हैं एट दिस पॉइंट। तो T इक्वल्स टू 4 सेकंड। बेटा इज दिस द टाइम ऑफ फ्लाइट? सोचो जरा, क्या ये मेरे पास टाइम ऑफ फ्लाइट दिया है? क्योंकि देखो P और Q आपस में कब टकराएंगे? जब ये P वापस यहां आ जाएगा। P और Q आपस में कब टकराएंगे? जब P वापस से यहां पे आ जाएगा। तो क्या ये समय है जिसमें P पार्टिकल हवा में था? तो क्या ये टाइम ऑफ फ्लाइट बन सकता है? सोच के देखो यार, क्या ये टाइम ऑफ फ्लाइट बनेगा कि नहीं बनेगा? सब बिल्कुल यही है हमारा टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट। सो दिस इज योर टाइम ऑफ फ्लाइट, T इक्वल्स टू 4 सेकेंड्स। मुझे क्या बताना है? द स्पीड ऑफ द प्रोजेक्शन ऑफ P। P को कितनी स्पीड से प्रोजेक्ट किया ये बताइए। देखो भाई मुझे और कुछ तो नहीं पता, मुझे ये पता है कि P का जो y डिस्प्लेसमेंट है, मैं और तो नहीं जानता, लेकिन मैं जानता हूं कि पार्टिकल P की बात करें तो y में जो इसका डिस्प्लेसमेंट है वो 0 है, क्योंकि इनिशियली वो यहां पे था, फाइनली वो फिर से यहां पे आ गया। तो मैं अगर इधर x एक्सिस मानूं, इधर y एक्सिस मानूं, है ना, मेरी मर्जी, मैं कहीं पे भी ले सकता हूं। अगर मैं इसको y एक्सिस मान लूं और अगर मैं इसको x एक्सिस मान लूं, तो मेरे लिए y में डिस्प्लेसमेंट तो 0 हो जाएगा। सो y इज इक्वल्स टू यू वाई इंटू टी प्लस का हाफ ए वाई इंटू टी स्क्वायर, ऐसी बातें लिखेंगे। और जब y में डिस्प्लेसमेंट 0 होगा, जब y में डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाएगा तो जो समय है वो टाइम ऑफ फ्लाइट यानी कि 4 सेकेंड्स हो जाएगा। जब y में डिस्प्लेसमेंट 0 होगा, जो समय है वो 4 सेकेंड्स हो जाएगा। तो 0 इक्वल्स टू u, ठीक है, y इंटू 4 माइनस का हाफ इंटू g कॉस ऑफ दिस। कितना बनेगा यहां पे? y में अकेले सॉल्व करना थोड़ा सा भारी पड़ता है ना। अल्फा लिख लेते हो, चलो इसका एंगल ऑफ प्रोजेक्शन अल्फा ले लेते हो थोड़ी देर के लिए, इंटू टी स्क्वायर। बाकी सब तो कोई दिक्कत नहीं आएगी सर, बस एक ही समस्या आ रही है यहाँ पे कि हम इस चीज में फंस रहे हैं बहुत ज्यादा, है ना। अल्फा भी नहीं पता, थीटा भी नहीं पता, फिर क्या करें? अल्फा भी नहीं जानते, थीटा भी नहीं जानते, तो क्या करें फिर? सो 0 इक्वल्स टू 4 यू वाई माइनस का 2g कॉस अल्फा। रुको जरा, मुझे सोचने दो, अगर अल्फा और थीटा पता हो तो काम बन सकता है ना। तो लेट मी थिंक अबाउट इट कि अल्फा और थीटा सेम क्या हो सकते थे। यहाँ पे डायग्राम में देखना पड़ेगा, मैं सोचता हूं क्या है था डायग्राम। इसका अल्फा ये 60 डिग्री ले लो, ठीक है। अल्फा कंसीडर कर लो, क्वेश्चन में गिवन है भैया अल्फा 60 डिग्री गिवन है क्वेश्चन में, तो चिंता मत करना, ये बातें गिवन होती है क्वेश्चन में, ठीक है। चलिए भाई, तो इट कम्स बी 4 यू वाई माइनस का 2g cos 60। अब cos 60 तो 1/2 होता है ना। cos 60 तो 1/2 होता है, तो 1/2 से 2 मर जाएगा। यहाँ पे सब कहानी सिंपल आ जाएगी। अच्छा
फिर क्या करें? और वही एक बात बताओ, यहां पे 4 का स्क्वायर नहीं चल रहा था? तो 4uy इज इक्वल्स टू 2g cos 60 की जगह 1/2 इंटू 4 का स्क्वायर 16, 4 ज़ा 16, 2 ज़ा 4, तो यहां से uy होता है, uy जो हो जाता है इट विल बी योर 4g। टाइम तो 4 सेकेंड्स का था ना, तो यहां पे तो t हो गया। फिर उसके अलावा अच्छा गलती कर दी क्या? 2 to the 4 यहां पे गलती कर दी मैंने। एक मिनट रुको, इसको सही कर देता हूं, सही कर देता हूं इसको पूरा, है ना। फिर से सही से लिख देता हूं ताकि सही रहे। तो 0 इक्वल्स टू यू वाई इंटू 4 माइनस का हाफ इंटू जी कॉस 60 इंटू 4 का स्क्वायर। तो 0 की जगह यहाँ पे 4 टाइम्स ऑफ यू वाई इज इक्वल्स टू 1/2 इंटू जी कॉस 60। बेटा 1/2 होता है और यहाँ पे 4 ज़ा 16 होगा। 4 ज़ा 16, 2 ज़ा 4, तो यू वाई जी के बराबर होता है। बट बेटा पॉइंट ये है कि यहाँ पे यू वाई मिला हमें, ना कि यू मिला। मुझे यू निकालना है। तो जरा ये तो वर्टिकल के लिए आपने सॉल्व किया है ना, वर्टिकल मोशन को सॉल्व किया आपने सिर्फ, ये तो आपने सिर्फ इसके वर्टिकल मोशन को सॉल्व किया। चलिए भाई हॉरिजॉन्टल मोशन की भी चर्चा करते हैं। तो इसके हॉरिजॉन्टल मोशन को सॉल्व करेंगे तो मुझे p का हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी चाहिए। तो यहां पे हॉरिजॉन्टल मोशन को सॉल्व किया हम लोगों ने, तो मुझे p का हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी नहीं पता सर। वर्टिकल वेलोसिटी तो चलो हमने यू वाई निकाल लिया है ना, तो ये यू एक्स जो होगा वो मैं नहीं जानता हूं। यू एक्स क्या है मुझे नहीं पता। अगर यू एक्स पता होता तो मजा आ जाता फिर, है ना। क्या करें फिर? बेटा एक बात ध्यान से सुनना, बहुत अच्छी बात बोली है इन्होंने यहाँ पे कि यहाँ पे एक पार्टिकल Q था और एक पार्टिकल P था। पार्टिकल P को तो प्रोजेक्ट किया गया आपने और Q को रिलीज किया। Q को आपने क्या किया? रिलीज किया। बेटा दोनों टकराते हैं फिर से यहाँ पे जाके, दोनों यहाँ पे फिर से कोलाइड करते हैं। बेटा जब दोनों कोलाइड कर रहे हैं मतलब दोनों ने सेम टाइम में सेम हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट कवर किया है। इफ दे आर कोलाइडिंग, इफ दे कोलाइड, बेटा अगर ये कोलाइड कर रहे हैं तो आई मस्ट से दे कवर इक्वल डिस्टेंस, इक्वल हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट, है ना। इन इक्वल टाइम। क्या ये बात सही रहेगी? अगर ये कोलाइड करते हैं मेरे बच्चे तो क्या ये इक्वल हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट को कवर करते हैं इक्वल टाइम में? बिल्कुल करते हैं सर। तो जो वेलोसिटी, देखो बेटा इक्वल हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट कवर कर रहे हैं, क्या टाइम भी सेम है? जी बिल्कुल। तो क्या इनकी वेलोसिटी सेम होनी चाहिए थी? तो जो वेलोसिटी Q की होगी वही वेलोसिटी इस डायरेक्शन में P की भी होनी चाहिए। देयरफॉर यहां पे जो Q की वेलोसिटी वही P की वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल में। Q को आपने रिलीज किया है, रिलीज करने का मतलब उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 है, तो यहां पे तो 0, इसलिए VPX शुड बी 0। हाँ ये क्या मिला मुझे? ये क्या मिला मुझे कि UX 0 हो रहा है? क्यों हो रहा है 0? क्योंकि सर ये कोलाइड कर रहे हैं यहां पे, मतलब सेम टाइम में दोनों सेम हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट कवर करेंगे। सेम टाइम में अगर दोनों सेम हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट कवर कर रहे हैं तो इनकी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी सेम होनी चाहिए। Q को आपने रिलीज किया था, रिलीज मतलब इनिशियल वेलोसिटी 0, तो जो वेलोसिटी Q की है वही वेलोसिटी P की भी होनी चाहिए थी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। पर Q को तो रिलीज किया, Q की वेलोसिटी 0 है, तो क्या P की हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी भी 0 हो जाएगी? बिल्कुल। और अगर UX 0 है बेटा तो U वेक्टर को लिखते हैं UX I कैप प्लस UY J कैप। मेरे बच्चे UX वाला पार्ट है 0, तो U वेक्टर बनता है UY J कैप। अगर मैं मैग्नीट्यूड की बात करूं तो मैग्नीट्यूड होता है UY। तो U बोलो या फिर UY बोलो एक ही बात है बेटा, U बोलो या फिर UY बोलो एक ही बात है। तो हम UY तो निकाल चुके हैं ना, UY तो निकाल चुके हैं 10 मीटर पर सेकेंड, यही है U। क्योंकि पार्टिकल को जो प्रोजेक्ट किया गया है, पार्टिकल को जो प्रोजेक्ट किया गया है वो समझ गए हम लोग कैसे किया था।
तो ये Q वाला पार्टिकल था जिसको रिलीज किया और P वाले पार्टिकल को सरफेस के परपेंडिकुलरली प्रोजेक्ट किया है यहां पे U से। ठीक है, तो P वाले पार्टिकल को सरफेस के परपेंडिकुलरली प्रोजेक्ट किया है, Q वाले पार्टिकल को रिलीज किया है और Q को रिलीज किया और P वाले को सरफेस के परपेंडिकुलरली प्रोजेक्ट किया। तो इसलिए इसकी जो वेलोसिटी होगी P की, वो उसकी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी वर्टिकल वेलोसिटी यानी कि 10 मीटर पर सेकंड होगी। तो पार्टिकल को कितनी स्पीड से प्रोजेक्ट करना पड़ेगा? 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से प्रोजेक्ट करना पड़ेगा। क्लियर रहेगी बातें सभी को? सो 10 मीटर पर सेकंड इज द करेक्ट आंसर हियर। ठीक है, नोट कर लीजिए इसको। इस क्वेश्चन में फिगर नहीं था, मैंने फिगर बना दिया। अल्फा की वैल्यू 60 डिग्री गिवन होती है, थीटा हमें फाइंड करना होता है क्योंकि उसके बारे में नहीं पता, तो उसके लिए दिमाग लगाना पड़ेगा फिर हमें। अच्छा सवाल था, दिमाग लगाने वाला सवाल था। सितारे चमका लेने इस सवाल पे भी। ठीक है, सितारे चमका लेने इस पे भी। चलिए भाई जल्दी से इसको नोट कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। किया नोट सभी ने? वर्टिकल मोशन को सॉल्व किया, फिर हॉरिजॉन्टल मोशन पे। हॉरिजॉन्टल मोशन सॉल्व करने लगे तो पता चला हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी 0 है। क्यों है हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी 0? तो यहां पे सारी एक्सप्लेनेशंस दे रखी मैंने। इसका मतलब क्या है? हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी 0 होने का मतलब है पार्टिकल को सरफेस के परपेंडिकुलरली प्रोजेक्ट किया गया था। पार्टिकल को सरफेस के परपेंडिकुलरली प्रोजेक्ट किया गया था। तो P का जो वेलोसिटी है वो U, जिसकी वर्टिकल वेलोसिटी उसके बराबर ही होगा जो 10 मीटर पर सेकंड थी। तो दिस इज योर फाइनल आंसर। क्लियर रहेगी बातें सभी को? चलिए भाई बहुत बढ़िया। तो यहां पे हमारे सेशन का करते हैं हम लोग समापन। उम्मीद करता हूं कि आपको सारी बातें समझ आई होगी। अगर आपको वीडियो दोबारा देखनी है क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने के लिए तो आप हमारे ऑफिशियल वेबसाइट www.magnetbrain.com पे चले जाइए। वहां पे जाके आपको IIT JEE वाले डिपार्टमेंट में जाना है तो यहां पे मेरे लेक्चर्स आपको मिल जाएंगे। जैसे वॉच नाउ पे टैप करोगे एक पेज खुलेगा जिसमें यहां पे हमने सारी चीजें एक्सप्लेन की है कि हम क्या क्या चीजें आपको कवर करवा रहे हैं। और नीचे की तरफ आप देखोगे तो यहां पे आपको सारे लेक्चर्स प्लस DPPs एंड देयर सॉल्यूशंस, ये सब कुछ यहां पे आपको प्रॉपर सीक्वेंस में अरेंज किया हुआ मिल जाएगा। एंड यू नो व्हाट, ये सारी की सारी चीजें आपको फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगी। जैसा आप YouTube पे होता है, बस YouTube पे आपको वीडियो ढूंढना पड़ेगा, यहां वीडियो ढूंढने की जरूरत नहीं है। सारे वीडियोस अभी तक जितने भी चैप्टर्स कंप्लीट हुए उन सभी चैप्टर के सारे वीडियोस, DPPs, उनके सॉल्यूशन सब कुछ हमने प्रॉपर अरेंज करके रखा है ताकि आप लोगों का टाइम बच सके। तो एक बार वेबसाइट पे आके जरूर इसको देख लीजिएगा, ये आपके लिए ज्यादा फायदेमंद रहेगा। ठीक है, बाकी आप लोग चैनल पे तो नए होंगे इसी, जो लोग नए हैं उनके लिए बात जरूरी है कि आपको चैनल सब्सक्राइब कर लेना चाहिए क्योंकि आपके ही फायदे की बात है। पुराने वाले जिन्होंने नहीं किया वो भी कर लो, बेल आइकन को दबा लो सो दैट कोई नोटिफिकेशन मिस ना हो। और ये सेशन अपने दोस्तों तक जरूर पहुंचाओ, उनको भी बोलो कि भाई अगर JEE की प्रिपरेशन कर रहे हो तो इधर उधर भटकना छोड़ दो, टाइम वेस्ट मत करो, सीधा मैग्नेट ब्रेन पे आओ क्योंकि यहीं पे हो रही है प्रॉपर JEE की प्रिपरेशन। ठीक है, और सेशन अगर पसंद आया हो तो लाइक जरूर करना। और बस इतनी ही बातें आज के इस प्रैक्टिस सेशन के लिए। अगले प्रैक्टिस सेशन में मैं थोड़ा और एडवांस लेवल के सवाल आपको कराऊंगा जिससे कि आपका थॉट और क्लियर होगा कि भाई कैसे सवाल हमसे एडवांस में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे अगले सेशन में, तब तक अपना ध्यान रखिए, पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।